Chapter 17 Designing and Managing Integrated Marketing Channels। इस चैप्टर में हम निम्नलिखित प्रश्नों को एड्रेस करेंगे। ये एक मार्केटिंग चैनल, सिस्टम और वैल्यू नेटवर्क क्या है? 2 मार्केटिंग चैनल्स क्या काम करते हैं? 3 चैनल्स को कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए? 4 अपनी चैनल्स को मैनेज करने में कंपनीज को किन डिसीजंस का सामना करना पड़ता है? 5 कंपनीज को चैनल्स को कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए? 6 ई-कॉमर्स में की चैनल इश्यूज क्या है? 7 एम-कॉमर्स में की चैनल इश्यूज क्या है? 8 कंपनीज को चैनल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए? सफल मूल्य निर्माण के लिए सफल मूल्य वितरण की आवश्यकता होती है। अपने इमीडिएट सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स पर अपना ध्यान सीमित करने के बजाय होलिस्टिक मार्केटर्स अपने सप्लायर्स के सप्लायर्स अपस्ट्रीम और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के कस्टमर्स डाउनस्ट्रीम सहित पूरी सप्लाई चेन को एक वैल्यू नेटवर्क के रूप में एग्जामिन कर रहे हैं। वे यह भी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे कस्टमर्स के शॉपिंग करने और रिटेलर्स के बेचने के तरीके को बदल रही है और अपनी ऑफरिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट और सर्विस करने के लिए नए और अलग-अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। विचार करें कि कैसे L.L.Bean एक अच्छी तरह से एग्जीक्यूट की गई चैनल स्ट्रैटेजी के साथ स्ट्रॉन्ग कस्टमर टाइज डेवलप करता है। L.L.Bean के संस्थापक लियोन लिनवुड एल बीन 1911 में मैने के एक शिकार ट्रिप से ठंडे, नम पैरों के साथ लौटे और एक कंफर्टेबल, फंक्शनल बूट बनाने के लिए लेदर अपर्स को वर्कमैन के रबर बूट से सिलने का एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर शिकारियों की एक मेलिंग लिस्ट को बीन ने एक 3 पेज का फ्लायर भेजा जिसमें उनके नए मैने हंटिंग शू के बेनिफिट्स का वर्णन किया गया था और उसे कंप्लीट गारंटी के साथ बैक किया गया था। जूता शुरू में सफल नहीं था। ऑर्डर किए गए पहले 100 पेयर्स में से 90 वापस कर दिए गए जब टॉप्स और बॉटम्स अलग हो गए। अपनी बात पर खरे उतरते हुए बीन ने परचेस प्राइस रिफंड कर दी और प्रॉब्लम को फिक्स किया। L.L.Bean जल्दी ही रिलायबल आउटडोर इक्विपमेंट और एक्सपर्ट एडवाइस के लिए एक ट्रस्टेड सोर्स के रूप में जाना जाने लगा। कंपनी की 100% सेटिस्फैक्शन की गारंटी अभी भी उसके बिजनेस के मूल में है, जैसा कि उसका ओरिजिनल गोल्डन रूल है। अच्छा मर्चेंडाइज उचित प्रॉफिट पर बेचें, अपने कस्टमर्स के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करें और वे हमेशा और अधिक के लिए वापस आएंगे। आज यह 1.5 बिलियन की कंपनी है जो अपने फेमस कैटलॉग्स के साथ साथ ऑनलाइन और रिटेल स्टोर्स के माध्यम से बिक्री करती है। L.L.Bean ने जापान और चीन में स्टोर्स के साथ ग्लोबली भी एक्सपैंड किया है। अपने यूएस कस्टमर्स की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए कंपनी ने 2011 में फ्री शिपिंग लॉन्च की। ऑनलाइन इसने कस्टमर रेटिंग्स और रिव्यूज़ के लिए खुलकर बात की है, कस्टमर्स को कस्टमर सर्विस के साथ चैट और ईमेल करने का अपॉर्चुनिटी दिया है और एक क्लिक टू कॉल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो 2 मिनट के भीतर कस्टमर सर्विस कॉल ट्रिगर करता है। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक द्वारा कस्टमर सर्विस में एक रैंक्ड L.L.Bean कस्टमर फीडबैक की बारीकी से निगरानी करता है। जब उसके कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स में से एक सुपिमा कॉटन फिटेड शीट्स की ऑनलाइन रिव्यूज में क्रिटिसाइज की जाने लगी तो कंपनी ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट से तुरंत हटा लिया। यह पता चला कि एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा गलती से ऐड किए गए रिंकल रेजिस्टेंस ट्रीटमेंट के कारण कॉटन फैब्रिक फट या श्रेड हो रही थी। L.L.Bean ने डिफेक्टिव सेट खरीदने वाले 6,300 कस्टमर्स को तुरंत नई शीट्स ऑफर की और बाकी बचे फॉल्टी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। मार्केटिंग चैनल और वैल्यू नेटवर्क। अधिकांश प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स सीधे फाइनल यूजर्स को नहीं बेचते हैं। उनके बीच विभिन्न फंक्शंस परफॉर्म करने वाले इंटरमीडियरीज का एक सेट होता है। ये इंटरमीडियरीज एक मार्केटिंग चैनल, जिसे ट्रेड चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। औपचारिक रूप से मार्केटिंग चैनल्स एक प्रोडक्ट या सर्विस को यूज या कंजम्पशन के लिए अवेलेबल कराने की प्रोसेस में भाग लेने वाले इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सेट्स हैं। वे पाथवेज का सेट हैं जिनका एक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोडक्शन के बाद अनुसरण करता है, जिसका समापन फाइनल एंड यूजर द्वारा परचेस और कंजम्पशन में होता है। कुछ इंटरमीडियरीज जैसे होलसेलर्स और रिटेलर्स मर्चेंडाइज खरीदते हैं, उसका टाइटल लेते हैं और उसे रीसेल करते हैं। उन्हें मर्चेंट्स कहा जाता है। अन्य ब्रोकर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, सेल्स एजेंट्स कस्टमर्स की सर्च करते हैं और प्रोड्यूसर की ओर से नेगोशिएट कर सकते हैं लेकिन गुड्स का टाइटल नहीं लेते हैं। उन्हें एजेंट्स कहा जाता है। फिर भी अन्य ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, इंडिपेंडेंट वेयरहाउस,
बैंक्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में असिस्ट करते हैं, लेकिन न तो गुड्स का टाइटल लेते हैं और न ही परचेसेस या सेल्स नेगोशिएट करते हैं। उन्हें फैसिलिटेटर्स कहा जाता है। सभी प्रकार के चैनल्स एक कंपनी की सक्सेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अन्य सभी मार्केटिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। मार्केटर्स को उन्हें पूरी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में जज करना चाहिए जिसके द्वारा उनके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बेचे जाते हैं और सर्विस किए जाते हैं। हम फॉलोइंग सेक्शंस में इन सभी इश्यूज पर विचार करते हैं। चैनलों का महत्व। एक मार्केटिंग चैनल सिस्टम मार्केटिंग चैनल्स का पर्टिकुलर सेट है जिसका एक फर्म एम्प्लॉय करती है और इसके बारे में डिसीजंस मैनेजमेंट के सामने सबसे क्रिटिकल डिसीजंस में से हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में चैनल मेंबर्स ने एक ग्रुप के रूप में हिस्टोरिकली मार्जिन्स अर्न किए हैं जो अल्टीमेट सेलिंग प्राइस के 30% से 50% तक अकाउंट करते हैं। इसके विपरीत एडवर्टाइजिंग ने आमतौर पर फाइनल प्राइस के 5% से 7% से भी कम अकाउंट किया है। मार्केटिंग चैनल्स का एक चीफ रोल पोटेंशियल बायर्स को प्रॉफिटेबल कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है। मार्केटिंग चैनल्स को न केवल मार्केट्स सर्व करने चाहिए बल्कि उन्हें बनाना भी चाहिए। चुने गए चैनल्स अन्य सभी मार्केटिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। कंपनी की प्राइसिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि वह ऑनलाइन डिस्काउंटर्स यूज करती है या हाई क्वालिटी बुटीक्स। उसके सेल्स फोर्स और एडवर्टाइजिंग डिसीजंस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि डीलर्स को कितनी ट्रेनिंग और मोटिवेशन की जरूरत है। इसके अलावा चैनल डिसीजंस में अदर फर्म्स के साथ रिलेटिवली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के साथ साथ पॉलिसीज और प्रोसीजर्स का एक सेट भी शामिल होता है। जब एक ऑटोमेकर अपने ऑटोमोबाइल्स बेचने के लिए इंडिपेंडेंट डीलर्स के साथ साइन अप करता है तो वह उन्हें अगले दिन बाय आउट नहीं कर सकता है और उन्हें कंपनी ओन्ड आउटलेट से रिप्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन साथ ही चैनल चॉइसेस themselves सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग के संबंध में कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करते हैं। होलिस्टिक मार्केटर्स यह इंश्योर करते हैं कि इन सभी अलग अलग एरियाज में मार्केटिंग डिसीजंस ओवरऑल वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए किए जाएं। अपने इंटरमीडियरीज को मैनेज करने में फर्म को यह डिसाइड करना होगा कि पुश और पुल मार्केटिंग के लिए कितना एफर्ट डिवोट करना है। एक पुश स्ट्रैटेजी मैन्युफैक्चरर के सेल्स फोर्स, ट्रेड प्रमोशन मनी अन्य मीन्स का यूज इंटरमीडियरीज को प्रोडक्ट को एंड यूजर्स तक कैरी, प्रमोट और सेल करने के लिए इंड्यूस करने के लिए करती है। यह स्ट्रैटेजी विशेष रूप से अप्रोप्रिएट होती है जब एक कैटेगरी में ब्रांड लॉयल्टी लो होती है, ब्रांड चॉइस स्टोर में की जाती है, प्रोडक्ट एक इम्पल्स आइटम है और प्रोडक्ट बेनिफिट्स अच्छी तरह से समझे जाते हैं। एक पुल स्ट्रैटेजी में मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और कम्युनिकेशन के अन्य फॉर्म्स का यूज कंज्यूमर्स को इंटरमीडियरीज से प्रोडक्ट की डिमांड करने के लिए परसुएड करने के लिए करता है। इस प्रकार इंटरमीडियरीज को इसे ऑर्डर करने के लिए इंड्यूस करता है। यह स्ट्रैटेजी विशेष रूप से अप्रोप्रिएट होती है जब कैटेगरी में हाई ब्रांड लॉयल्टी और हाई इन्वॉल्वमेंट होती है, जब कंज्यूमर्स ब्रड्स के बीच अंतर परसीव करने में एबल होते हैं और जब वे स्टोर में जाने से पहले ब्रांड चूज करते हैं। एप्पल, कोका कोला और नाइकी जैसी टॉप मार्केटिंग कंपनीज पुश और पुल स्ट्रैटेजीज दोनों का स्किलफुली एम्प्लॉय करती हैं। एक पुश स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिव होती है जब उसके साथ एक वेल डिजाइंड और वेल एग्जीक्यूटेड पुल स्ट्रैटेजी होती है जो कंज्यूमर डिमांड को एक्टिवेट करती है। दूसरी ओर, कम से कम कुछ कंज्यूमर इंटरेस्ट के बिना चैनल एक्सेप्टेंस और सपोर्ट हासिल करना बहुत मुश्किल हो सकता है और इसके विपरीत भी। मल्टी चैनल मार्केटिंग। आज की सक्सेसफुल कंपनीज आमतौर पर मल्टी चैनल मार्केटिंग एम्प्लॉय करती हैं। एक मार्केट एरिया में कस्टमर सेगमेंट्स तक पहुंचने के लिए 2 या 2 से अधिक मार्केटिंग चैनल्स का यूज करके। HP अपनी सेल्स फोर्स का यूज लार्ज अकाउंट्स को बेचने के लिए, आउटबाउंड टेलीमार्केटिंग का यूज मीडियम साइज्ड अकाउंट्स को बेचने के लिए, डायरेक्ट मेल विद एन इनबाउंड फोन नंबर का यूज स्मॉल अकाउंट्स को बेचने के लिए, रिटेलर्स का यूज स्टिल स्मॉलर अकाउंट्स को बेचने के लिए और इंटरनेट का यूज स्पेशलिटी आइटम्स बेचने के लिए करता है। प्रत्येक चैनल बायर्स के एक अलग सेगमेंट या एक बायर के लिए अलग अलग नीड स्टेट्स को टारगेट कर सकता है ताकि सही प्रोडक्ट्स को सही प्लेसेस पर सही तरीके से लीस्ट कॉस्ट पर डिलीवर किया जा सके। जब ऐसा नहीं होता है तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सेसिव कॉस्ट या इनसफिशिएंट डिमांड हो सकती है। 1976 में लॉन्च किया गया डायल मैट्रेस 3 दशकों तक फोन पर और बाद में ऑनलाइन सीधे मैट्रेसेस बेचकर सक्सेसफुली ग्रो हुआ। हालांकि
मेजर मेट्रो एरियाज में वुश ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स में एक मेजर एक्सपेंशन फेलियर रही। सेकेंडरी लोकेशंस, जिन्हें मैनेजमेंट ने प्राइम लोकेशंस को बहुत महंगा मानने के कारण चुना था, पर्याप्त कस्टमर ट्रैफिक जनरेट नहीं कर सकी। कंपनी ने अंततः बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। दूसरी ओर, जब एक मेजर कैटलॉग और इंटरनेट रिटेलर ने ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स में सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट किया, तो अलग रिजल्ट्स सामने आए। स्टोर के पास के कस्टमर्स ने कैटलॉग के माध्यम से कम फ्रिक्वेंटली परचेस किया, लेकिन उनकी ऑनलाइन परचेसेस अनचेंज्ड रहीं। जैसा कि पता चला, ब्राउजिंग में समय बिताना पसंद करने वाले कस्टमर्स या तो कैटलॉग यूज करने या स्टोर विजिट करने में खुश थे, वे चैनल्स इंटरचेंजेबल थे। दूसरी ओर, ऑनलाइन शॉप करने वाले कस्टमर्स ज़्यादा ट्रांजैक्शन फोकस थे और एफिशिएंसी में इंटरेस्टेड थे, इसलिए वे स्टोर्स के इंट्रोडक्शन से कम प्रभावित हुए। स्टोर्स पर रिटर्न्स और एक्सचेंजेस ईज और एक्सेसिबिलिटी के कारण बढ़ गए, लेकिन स्टोर पर रिटर्न या एक्सचेंज करने वाले कस्टमर्स द्वारा की गई एक्स्ट्रा परचेसेस ने किसी भी रेवेन्यू डेफिसिट की भरपाई कर दी। रिसर्च ने शो किया है कि मल्टीचैनल कस्टमर्स मार्केटर्स के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं। नॉर्डस्ट्रॉम ने पाया कि उसके मल्टीचैनल कस्टमर्स उन लोगों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा स्पेंड करते हैं जो केवल एक चैनल के माध्यम से शॉप करते हैं। हालांकि कुछ एकेडमिक रिसर्च सजेस्ट करती है कि यह इफेक्ट फंक्शनल प्रोडक्ट्स, ऑफिस और गार्डन सप्लाईज की तुलना में हीडोनिक प्रोडक्ट्स, अपैरल और कॉस्मेटिक्स के लिए स्ट्रॉन्गर है। मल्टीचैनल मार्केटिंग सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना। आज ज़्यादातर कंपनीज ने मल्टीचैनल मार्केटिंग अडॉप्ट कर लिया है। डिज्नी अपने वीडियोस को मल्टीपल चैनल्स के माध्यम से बेचता है। मूवी रेंटल मर्चेंट्स जैसे नेटफ्लिक्स और रेडबॉक्स, डिज्नी स्टोर्स अब दी चिल्ड्रंस प्लेस के स्वामित्व में और उनके द्वारा रन किए जाते हैं। रिटेल स्टोर्स जैसे बेस्ट बाय, ऑनलाइन रिटेलर्स जैसे डिज्नी के अपने ऑनलाइन स्टोर्स और Amazon.com और डिज्नी क्लब कैटलॉग और अन्य कैटलॉग सेलर्स। यह वैरायटी डिज्नी को मैक्सिमम मार्केट कवरेज अफोर्ड करती है और उसे अपने वीडियोस को कई प्राइस पॉइंट्स पर ऑफर करने में एनेबल बनाती है। लेदर गुड्स मेकर कोच के लिए कुछ चैनल ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। कोच एक हाई एंड लाइन के लक्जरी हैंडबैग्स, ब्रीफ केसेस, लगेज और एक्सेसरीज मार्केट करता है। अपने 2020 के फिस्कल ईयर के में कंपनी अपने मल्टीचैनल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को इस प्रकार डिस्क्राइब करती है। कोच प्रोडक्ट्स ग्लोबली इमेज एनहेंसिंग लोकेशंस में अवेलेबल हैं, जहां भी हमारा कंज्यूमर शॉप करना चूज करता है, जिसमें शामिल हैं retail stores or factory outlets, directly operated shop-in-shops, online, or department or specialty stores. यह कोच को एक डायनेमिक बैलेंस मेंटेन रखने की अनुमति देता है क्योंकि रिजल्ट्स सोली किसी सिंगल चैनल या जियोग्राफिक एरिया के परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं। नॉर्थ अमेरिका सेगमेंट में डायरेक्ट टू कंज्यूमर और इनडायरेक्ट चैनल्स शामिल हैं और इसमें 351 कंपनी ऑपरेटेड रिटेल स्टोर्स, जिनमें इंटरनेट भी शामिल है, के माध्यम से कंज्यूमर्स को सेल्स और होलसेल कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल्स शामिल हैं। कोच ने एक यूएस होलसेलर के रूप में शुरुआत की थी और अभी भी 1000 यूएस डिपार्टमेंट स्टोर लोकेशंस जैसे मेकीज, ब्लूमिंगडेल्स सहित डिलार्ड्स, नॉर्डस्ट्रॉम, सैक्स फिफ्थ एवेन्यू और लॉर्ड टेलर को बेचता है, अक्सर एक टाइटली कंट्रोल्ड शॉप विद इन ए शॉप के भीतर, साथ ही उन रिटेलर की कुछ वेबसाइट्स पर भी। इस सेगमेंट ने फिस्कल 2013 में कंपनी की टोटल नेट सेल्स का लगभग 69% रिप्रेजेंट किया। इंटरनेशनल सेगमेंट ऑनलाइन और जापान और मेनलैंड चाइना, हांगकांग, मकाओ, सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया और कोरिया में कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स के माध्यम से कंज्यूमर्स को और होलसेल कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करता है। कोच के पास जापान और चीन में मेजर डिपार्टमेंट स्टोर्स के अंदर स्टोर इन स्टोर ऑफरिंग्स भी हैं। इंटरनेशनल सेगमेंट ने फिस्कल 2013 में टोटल नेट सेल्स का लगभग 31% रिप्रेजेंट किया। अंत में कोच का मोवाडो, वॉचेस, जिमलार, फुटवेयर और मार्चन आईवेयर के साथ लाइसेंसिंग रिलेशनशिप्स है। ये लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स कभी कभी अन्य चैनल्स जैसे ज्वेलरी स्टोर्स, हाई एंड शू स्टोर्स और ऑप्टिकल रिटेलर्स में बेचे जाते हैं, क्योंकि कोच अपना मीनिंग एक बैग ब्रांड से एक होल लाइफस्टाइल ब्रांड तक ब्रॉडन करना जारी रखता है। कंपनियां तेजी से डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय कर रही हैं, सीधे ऑनलाइन कस्टमर्स को या ई-मर्चेंट्स के माध्यम से बेच रही हैं, जिनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। ऐसा करते हुए ये कंपनियां ओमनी चैनल मार्केटिंग अचीव करना चाह रही हैं, जिसमें मल्टीपल चैनल्स सीमलेसली एक साथ काम करते हैं
और प्रत्येक टारगेट कस्टमर के बिजनेस करने के प्रेफर्ड वे से मैच करते हैं, चाहे कस्टमर्स ऑनलाइन हों, स्टोर में हों या फ़ोन पर हों, सही प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और कस्टमर सर्विस डिलीवर करते हैं। एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल सिस्टम वह है जिसमें एक चैनल के माध्यम से बेचने की स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स एक या अधिक अन्य चैनल्स के माध्यम से बेचने की स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। अधिक चैनल्स ऐड करने से कंपनियों को 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला है इंक्रीज्ड मार्केट कवरेज। जैसा कि ऊपर बताया गया है, न केवल अधिक कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए अधिक प्लेसेस पर शॉप करने में एबल हैं, बल्कि जो एक से अधिक चैनल में बाय करते हैं वे अक्सर सिंगल चैनल कस्टमर्स की तुलना में अधिक प्रॉफिटेबल होते हैं। दूसरा बेनिफिट लोअर चैनल कॉस्ट है। ऑनलाइन या कैटलॉग और फ़ोन द्वारा बेचना स्मॉल कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए पर्सनल सेलिंग यूज करने से सस्ता है। तीसरा बेनिफिट मोर कस्टमाइज्ड सेलिंग करने की एबिलिटी है, जैसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट बेचने के लिए एक टेक्निकल सेल्स फोर्स ऐड करके। हालांकि एक ट्रेड ऑफ है। न्यू चैनल्स आमतौर पर कंट्रोल और कोऑपरेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस करते हैं। 2 या 2 से अधिक समान कस्टमर्स के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से कंपनियों को अपने चैनल आर्किटेक्चर के बारे में सोचने और यह डिटरमाइन करने की आवश्यकता है कि किन चैनल्स को कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। फिगर 17 चैनल आर्किटेक्चर डिसीजंस लेने में हेल्प करने के लिए एक सिंपल ग्रिड शो करता है। इसमें मेजर मार्केटिंग चैनल्स रोज के रूप में और पूरे किए जाने वाले मेजर चैनल टास्क्स कॉलम्स के रूप में शामिल हैं। यह ग्रिड इलस्ट्रेट करता है कि केवल एक चैनल का यूज करना आमतौर पर एफिशिएंट क्यों नहीं होता है। एक डायरेक्ट सेल्स फोर्स पर विचार करें। एक सेल्स पर्सन को लीड्स ढूंढने, उन्हें क्वालिफाई करने, प्रीसेल करने, सेल क्लोज करने, सर्विस प्रोवाइड करने और अकाउंट ग्रोथ मैनेज करने की आवश्यकता होगी। हालांकि एक इंटीग्रेटेड मल्टीचैनल अप्रोच के साथ कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक प्रीसेलिंग कैंपेन चला सकता है जो एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मेल और ईमेल्स के माध्यम से प्रोस्पेक्ट्स को कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म करे, टेलीमार्केटिंग और ज़्यादा ईमेल्स और ट्रेड शोज के माध्यम से लीड्स जनरेट करे और लीड्स को हॉट, वार्म या कूल के रूप में क्वालिफाई करे। सेल्स पर्सन तब एंटर करता है जब प्रोस्पेक्ट बिजनेस पर बात करने के लिए रेडी होता है और अपना कॉस्टली टाइम मुख्य रूप से सेल क्लोज करने में इन्वेस्ट करता है। यह मल्टी चैनल आर्किटेक्चर कॉस्ट और कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करते हुए कवरेज, कस्टमाइजेशन और कंट्रोल को ऑप्टिमाइज करता है। कंपनियों को अलग अलग आकार के बिजनेस कस्टमर्स के लिए अलग अलग सेल्स चैनल्स यूज करने चाहिए। लार्ज कस्टमर्स के लिए एक डायरेक्ट सेल्स फोर्स, मिड साइज कस्टमर्स के लिए एक डिजिटल स्ट्रैटेजी या टेलीमार्केटिंग और स्मॉल कस्टमर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, लेकिन अकाउंट ओनरशिप को लेकर कॉन्फ्लिक्ट के प्रति अलर्ट रहें। उदाहरण के लिए टेरिटरी बेस्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स अपने टेरिटरीज में सभी सेल्स का क्रेडिट चाह सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ यूज किए गए मार्केटिंग चैनल के। मल्टीचैनल मार्केटर्स को यह भी डिसाइड करने की जरूरत है कि प्रत्येक चैनल में अपने प्रोडक्ट का कितना ऑफर करना है। पैटागोनिया वेब को अपने गुड्स की पूरी लाइन शो ऑफ करने के लिए आइडियल चैनल के रूप में देखता है, यह देखते हुए कि उसके 88 रिटेल लोकेशन स्पेस द्वारा केवल एक सिलेक्शन ऑफर करने तक सीमित हैं, और यहाँ तक कि उसका कैटलॉग उसके टोटल मर्चेंडाइज के 70% से भी कम को प्रमोट करता है। अन्य मार्केटर्स अपने ऑनलाइन ऑफरिंग्स को लिमिट करना पसंद करते हैं, यह थ्योराइजिंग करते हुए कि कस्टमर्स वेबसाइट्स और कैटलॉग्स को मर्चेंडाइज के बेस्ट ऑफ अरे के लिए देखते हैं और दर्जनों पेजेस पर क्लिक नहीं करना चाहते हैं। यहाँ एक कंपनी है जिसने अपने मल्टीपल चैनल्स को केयरफुली मैनेज किया है। REI आउटडोर इक्विपमेंट सप्लायर REI को इंडस्ट्री एनालिस्ट द्वारा अपने रिटेल स्टोर, वेबसाइट, इंटरनेट कियोस्क्स, मेल ऑर्डर कैटलॉग्स, वैल्यू प्राइस्ड आउटलेट्स, मोबाइल ऐप और टोल फ्री ऑर्डर नंबर के सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए सराहा गया है। अगर कोई आइटम स्टोर में आउट ऑफ स्टॉक है, तो कस्टमर्स को बस स्टोर के इंटरनेट कियोस्क में टैप करके उसे रे की वेबसाइट से ऑर्डर करना होता है। कम इंटरनेट सेवी कस्टमर्स चेकआउट काउंटर्स पर क्लर्क्स से उनके लिए ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। और रे न केवल स्टोर टू इंटरनेट ट्रैफिक जनरेट करता है, बल्कि यह ऑनलाइन शॉपर्स को अपने स्टोर्स में भी भेजता है। अगर कोई कस्टमर रे की साइट ब्राउज करता है और बैकपैकिंग पर रे के लर्न एंड शेयर आर्टिकल को पढ़ने के लिए रुकता है, तो साइट हाइकिंग बूथ्स पर इन स्टोर प्रमोशन हाईलाइट कर सकता है।
चैनल्स में एक मोर कॉमन एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए ray.com पर रेटिंग्स और रिव्यूज में यूज किए जाने वाले स्पेसिफिक आइकन्स और इन्फॉर्मेशन इन स्टोर प्रोडक्ट डिस्प्लेस पर भी अपीयर होते हैं। कई रिटेलर्स की तरह रे ने पाया है कि डुअल चैनल शॉपर्स सिंगल चैनल शॉपर्स की तुलना में सिग्निफिकेंटली अधिक स्पेंड करते हैं और ट्राई चैनल शॉपर्स और भी अधिक स्पेंड करते हैं। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन कुछ खरीदने वाले हर 3 लोगों में से एक व्यक्ति स्टोर में एडिशनल $90 स्पेंड करेगा जब वे उस परचेस को लेने आएंगे। वैल्यू नेटवर्क एक फर्म का सप्लाई चेन व्यू मार्केट्स को डेस्टिनेशन पॉइंट्स के रूप में देखता है और प्रोडक्शन प्रोसेस के माध्यम से इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स के फ्लो के लिनियर व्यू के बराबर होता है, जब तक कि वे कस्टमर्स को उनकी अल्टीमेट सेल तक नहीं पहुंच जाते। हालांकि कंपनी को पहले टारगेट मार्केट के बारे में सोचना चाहिए और फिर उस पॉइंट से सप्लाई चेन को बैकवर्ड डिजाइन करना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी को डिमांड चेन प्लानिंग कहा गया है। एक ब्रॉडर व्यू एक कंपनी को एक वैल्यू नेटवर्क के सेंटर में देखता है, पार्टनरशिप्स और अलायंसेस का एक सिस्टम जो एक फर्म अपनी ऑफरिंग्स को सोर्स, ऑगमेंट और डिलीवर करने के लिए क्रिएट करती है। एक वैल्यू नेटवर्क में एक फर्म के सप्लायर्स और उसके सप्लायर्स के सप्लायर्स और उसके इमीडिएट कस्टमर्स और उनके एंड कस्टमर्स शामिल होते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी, रिसर्चर्स और गवर्नमेंट अप्रूवल एजेंसीज जैसे अदर्स के साथ वैल्यूड रिलेशनशिप्स भी शामिल होते हैं। एक कंपनी को टारगेट मार्केट को सुपीरियर वैल्यू डिलीवर करने के लिए इन पार्टीज के वर्क को ऑर्केस्ट्रेट करने की आवश्यकता होती है। ओरेकल 15 मिलियन डेवलपर्स पर रिलाय करता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर कम्युनिटी। एप्पल डेवलपर लोग एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आईफोन ऐप्स क्रिएट करते हैं के 27,500 रजिस्टर्ड iOS मेंबर्स। डेवलपर्स अपने प्रोडक्ट्स द्वारा जनरेट होने वाले किसी भी रेवेन्यू का 70% रखते हैं। एप्पल को 30% मिलता है। 8,50,000 से अधिक ऐप्स रिलीज करने के बाद जिन्हें पहले 5 वर्षों में 45 बिलियन बार डाउनलोड किया गया था, एप्पल ने लगभग $9 बिलियन का भुगतान किया है। डिमांड चेन प्लानिंग कई इनसाइट्स यील्ड करती है। पहला, कंपनी एस्टिमेट लगा सकती है कि अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में ज्यादा मनी कमाई जाती है या नहीं, अगर वह बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर सकती है। दूसरा, कंपनी सप्लाई चेन में कहीं भी होने वाली डिस्टर्बेंसेस के बारे में अधिक अवेयर है जो कॉस्ट्स, प्राइसेस या सप्लाईज को चेंज कर सकती हैं। तीसरा, कंपनियां कम्युनिकेशंस, ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स को स्पीड करने के लिए अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ ऑनलाइन जा सकती हैं, कॉस्ट्स रिड्यूस कर सकती हैं और एक्यूरेसी बढ़ा सकती हैं। फोर्ड न केवल कई सप्लाई चेन्स मैनेज करता है बल्कि कई B2B वेबसाइट्स और एक्सचेंजेस को स्पॉन्सर भी करता है। दूसरी ओर, जब एक मेजर कैटलॉग और इंटरनेट रिटेलर ने ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स में सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट किया तो अलग रिजल्ट्स सामने आए। स्टोर के पास के कस्टमर्स ने कैटलॉग के माध्यम से कम फ्रिक्वेंटली परचेस किया, लेकिन उनकी ऑनलाइन परचेसेस अनचेंज रहीं। जैसा कि पता चला, ब्राउजिंग में समय बिताना पसंद करने वाले कस्टमर्स या तो कैटलॉग यूज करने या स्टोर विजिट करने में खुश थे, वे चैनल्स इंटरचेंजेबल थे। दूसरी ओर, ऑनलाइन शॉप करने वाले कस्टमर्स ज्यादा ट्रांजैक्शन फोकस थे और एफिशिएंसी में इंटरेस्टेड थे, इसलिए वे स्टोर्स के इंट्रोडक्शन से कम प्रभावित हुए। स्टोर्स पर रिटर्न्स और एक्सचेंजेस ईज और एक्सेसिबिलिटी के कारण बढ़ गए, लेकिन स्टोर पर रिटर्न या एक्सचेंज करने वाले कस्टमर्स द्वारा की गई एक्स्ट्रा परचेसेस ने किसी भी रेवेन्यू डेफिसिट की भरपाई कर दी। रिसर्च ने शो किया है कि मल्टीचैनल कस्टमर्स मार्केटर्स के लिए ज्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं। नॉर्डस्ट्रॉम ने पाया कि उसके मल्टीचैनल कस्टमर्स उन लोगों की तुलना में 4 गुना ज्यादा स्पेंड करते हैं जो केवल एक चैनल के माध्यम से शॉप करते हैं। हालांकि कुछ एकेडमिक रिसर्च सजेस्ट करती है कि यह इफेक्ट फंक्शनल प्रोडक्ट्स, ऑफिस और गार्डन सप्लाईज की तुलना में हीडोनिक प्रोडक्ट्स, अपैरल और कॉस्मेटिक्स के लिए स्ट्रॉन्गर है। मल्टीचैनल मार्केटिंग सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना। आज ज्यादातर कंपनीज ने मल्टीचैनल मार्केटिंग अडॉप्ट कर लिया है। डिज्नी अपने वीडियोज को मल्टीपल चैनल्स के माध्यम से बेचता है। मूवी रेंटल मर्चेंट्स जैसे नेटफ्लिक्स और रेडबॉक्स, डिज्नी स्टोर्स अब दी चिल्ड्रंस प्लेस के स्वामित्व में और उनके द्वारा रन किए जाते हैं। रिटेल स्टोर्स जैसे बेस्ट बाय, ऑनलाइन रिटेलर्स जैसे डिज्नी के अपने ऑनलाइन स्टोर्स और Amazon.com और डिज्नी क्लब कैटलॉग और अन्य कैटलॉग सेलर्स। यह वैरायटी डिज्नी को मैक्सिमम मार्केट कवरेज अफोर्ड करती है और उसे अपने वीडियोज को कई प्राइस पॉइंट्स पर ऑफर करने में एनेबल बनाती है। लेदर गुड्स मेकर कोच के लिए कुछ चैनल ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं।
कोच एक हाई एंड लाइन के लग्जरी हैंडबैग्स, ब्रीफ केसेस, लगेज और एक्सेसरीज मार्केट करता है। अपने 2023के फिस्कल ईयर के में कंपनी अपने मल्टी-चैनल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को इस प्रकार डिस्क्राइब करती है। कोच प्रोडक्ट्स ग्लोबली इमेज एनहेंसिंग लोकेशंस में अवेलेबल हैं, जहां भी हमारा कंज्यूमर शॉप करना चूज करता है, जिसमें शामिल हैं रिटेल स्टोर्स और फैक्ट्री आउटलेट्स, डायरेक्टली ऑपरेटेड शॉप इन शॉप्स, ऑनलाइन और डिपार्टमेंट और स्पेशलिटी स्टोर्स। यह कोच को एक डायनेमिक बैलेंस मेंटेन रखने की अनुमति देता है, क्योंकि रिजल्ट्स सोली किसी सिंगल चैनल या जियोग्राफिक एरिया के परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं। नॉर्थ अमेरिका सेगमेंट में डायरेक्ट टू कंज्यूमर और इनडायरेक्ट चैनल्स शामिल हैं और इसमें 351 कंपनी ऑपरेटेड रिटेल स्टोर्स, जिनमें इंटरनेट भी शामिल है, के माध्यम से कंज्यूमर्स को सेल्स और होलसेल कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल्स शामिल हैं। कोच ने एक यूएस होलसेलर के रूप में शुरुआत की थी और अभी भी 1000 यूएस डिपार्टमेंट स्टोर लोकेशंस जैसे मेकीज, ब्लूमिंगडेल्स सहित डिलार्ड्स, नॉर्डस्ट्रॉम, सैक्स फिफ्थ एवेन्यू और लॉर्ड टेलर को बेचता है, अक्सर एक टाइटली कंट्रोल्ड शॉप विद इन ए शॉप के भीतर, साथ ही उन रिटेलर की कुछ वेबसाइट्स पर भी। इस सेगमेंट ने फिस्कल 2013 में कंपनी की टोटल नेट सेल्स का लगभग 69% रिप्रेजेंट किया। इंटरनेशनल सेगमेंट ऑनलाइन और जापान और मेनलैंड चाइना, हांगकांग, मकाओ, सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया और कोरिया में कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स के माध्यम से कंज्यूमर्स को और होलसेल कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करता है। कोच के पास जापान और चीन में मेजर डिपार्टमेंट स्टोर्स के अंदर स्टोर इन स्टोर ऑफरिंग्स भी हैं। इंटरनेशनल सेगमेंट ने फिस्कल 2013 में टोटल नेट सेल्स का लगभग 31% रिप्रेजेंट किया। अंत में कोच का मोवाडो वॉचेस, जिमलार, फुटवेयर और मार्चन आईवेयर के साथ लाइसेंसिंग रिलेशनशिप्स है। ये लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स कभी कभी अन्य चैनल्स जैसे ज्वेलरी स्टोर्स, हाई एंड शू स्टोर्स और ऑप्टिकल रिटेलर्स में बेचे जाते हैं, क्योंकि कोच अपना मीनिंग एक बैग ब्रांड से एक होल लाइफस्टाइल ब्रांड तक ब्रॉडन करना जारी रखता है। कंपनियां तेजी से डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय कर रही हैं, सीधे ऑनलाइन कस्टमर्स को या ई-मर्चेंट्स के माध्यम से बेच रही हैं, जिनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। ऐसा करते हुए ये कंपनियां ओमनी चैनल मार्केटिंग अचीव करना चाह रही हैं, जिसमें मल्टीपल चैनल्स सीमलेसली एक साथ काम करते हैं और प्रत्येक टारगेट कस्टमर के बिजनेस करने के प्रेफर्ड वे से मैच करते हैं, चाहे कस्टमर्स ऑनलाइन हों, स्टोर में हों या फोन पर हों, सही प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और कस्टमर सर्विस डिलीवर करते हैं। एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल सिस्टम वह है जिसमें एक चैनल के माध्यम से बेचने की स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स एक या अधिक अन्य चैनल्स के माध्यम से बेचने की स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। अधिक चैनल्स ऐड करने से कंपनियों को 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला है इंक्रीज्ड मार्केट कवरेज। जैसा कि ऊपर बताया गया है, न केवल अधिक कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए अधिक प्लेसेस पर शॉप करने में एबल हैं, बल्कि जो एक से अधिक चैनल में बाय करते हैं, वे अक्सर सिंगल चैनल कस्टमर्स की तुलना में अधिक प्रॉफिटेबल होते हैं। दूसरा बेनिफिट लोअर चैनल कॉस्ट है। ऑनलाइन या कैटलॉग और फोन द्वारा बेचना स्मॉल कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए पर्सनल सेलिंग यूज करने से सस्ता है। तीसरा बेनिफिट मोर कस्टमाइज्ड सेलिंग करने की एबिलिटी है, जैसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट बेचने के लिए एक टेक्निकल सेल्स फोर्स ऐड करके। हालांकि एक ट्रेड ऑफ है। न्यू चैनल्स आमतौर पर कंट्रोल और कोऑपरेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस करते हैं। 2 या 2 से अधिक समान कस्टमर्स के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से कंपनियों को अपने चैनल आर्किटेक्चर के बारे में सोचने और यह डिटरमाइन करने की आवश्यकता है कि किन चैनल्स को कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। फिगर 17 चैनल आर्किटेक्चर डिसीजंस लेने में हेल्प करने के लिए एक सिंपल ग्रिड शो करता है। इसमें मेजर मार्केटिंग चैनल्स रोज के रूप में और पूरे किए जाने वाले मेजर चैनल टास्क्स कॉलम्स के रूप में शामिल हैं। यह ग्रिड इलस्ट्रेट करता है कि केवल एक चैनल का यूज करना आमतौर पर एफिशिएंट क्यों नहीं होता है। एक डायरेक्ट सेल्स फोर्स पर विचार करें। एक सेल्स पर्सन को लीड्स ढूंढने, उन्हें क्वालिफाई करने, प्रीसेल करने, सेल क्लोज करने, सर्विस प्रोवाइड करने और अकाउंट ग्रोथ मैनेज करने की आवश्यकता होगी। हालांकि एक इंटीग्रेटेड मल्टीचैनल अप्रोच के साथ
कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक प्रीसेलिंग कैंपेन चला सकता है जो एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मेल और ईमेल्स के माध्यम से प्रोस्पेक्ट्स को कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म करे, टेलीमार्केटिंग और ज़्यादा ईमेल्स और ट्रेड शोज के माध्यम से लीड्स जनरेट करे और लीड्स को हॉट, वार्म या कूल के रूप में क्वालिफाई करे। सेल्स पर्सन तब एंटर करता है जब प्रोस्पेक्ट बिजनेस पर बात करने के लिए रेडी होता है और अपना कॉस्टली टाइम मुख्य रूप से सेल क्लोज करने में इन्वेस्ट करता है। यह मल्टी चैनल आर्किटेक्चर कॉस्ट और कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करते हुए कवरेज, कस्टमाइजेशन और कंट्रोल को ऑप्टिमाइज करता है। कंपनियों को अलग अलग आकार के बिजनेस कस्टमर्स के लिए अलग अलग सेल्स चैनल्स यूज करने चाहिए। लार्ज कस्टमर्स के लिए एक डायरेक्ट सेल्स फोर्स, मिड साइज कस्टमर्स के लिए एक डिजिटल स्ट्रैटेजी या टेलीमार्केटिंग और स्मॉल कस्टमर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, लेकिन अकाउंट ओनरशिप को लेकर कॉन्फ्लिक्ट के प्रति अलर्ट रहें। उदाहरण के लिए, टेरिटरी बेस्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स अपने टेरिटरीज में सभी सेल्स का क्रेडिट चाह सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ यूज किए गए मार्केटिंग चैनल के। मल्टीचैनल मार्केटर्स को यह भी डिसाइड करने की जरूरत है कि प्रत्येक चैनल में अपने प्रोडक्ट का कितना ऑफर करना है। पैटागोनिया वेब को अपने गुड्स की पूरी लाइन शो ऑफ करने के लिए आइडियल चैनल के रूप में देखता है, यह देखते हुए कि उसके 88 रिटेल लोकेशन स्पेस द्वारा केवल एक सिलेक्शन ऑफर करने तक सीमित है और यहाँ तक कि उसका कैटलॉग उसके टोटल मर्चेंडाइज के 70% से भी कम को प्रमोट करता है। अन्य मार्केटर्स अपने ऑनलाइन ऑफरिंग्स को लिमिट करना पसंद करते हैं, यह थ्योराइजिंग करते हुए कि कस्टमर्स वेबसाइट्स और कैटलॉग्स को मर्चेंडाइज के बेस्ट ऑफ अरे के लिए देखते हैं और दर्जनों पेजेस पर क्लिक नहीं करना चाहते हैं। यहाँ एक कंपनी है जिसने अपने मल्टीपल चैनल्स को केयरफुली मैनेज किया है। REI आउटडोर इक्विपमेंट सप्लायर REI को इंडस्ट्री एनालिस्ट द्वारा अपने रिटेल स्टोर, वेबसाइट, इंटरनेट कियोस्क्स, मेल ऑर्डर कैटलॉग्स, वैल्यू प्राइस्ड आउटलेट्स, मोबाइल ऐप और टोल फ्री ऑर्डर नंबर के सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए सराहा गया है। अगर कोई आइटम स्टोर में आउट ऑफ स्टॉक है, तो कस्टमर्स को बस स्टोर के इंटरनेट कियोस्क में टैप करके उसे रे की वेबसाइट से ऑर्डर करना होता है। कम इंटरनेट सेवी कस्टमर्स चेकआउट काउंटर्स पर क्लर्क से उनके लिए ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। और रे न केवल स्टोर टू इंटरनेट ट्रैफिक जनरेट करता है, बल्कि यह ऑनलाइन शॉपर्स को अपने स्टोर्स में भी भेजता है। अगर कोई कस्टमर रे की साइट ब्राउज करता है और बैकपैकिंग पर रे के लर्न एंड शेयर आर्टिकल को पढ़ने के लिए रुकता है, तो साइट हाइकिंग बूथ्स पर इंस्टोर प्रमोशन हाईलाइट कर सकता है। चैनल्स में एक मोर कॉमन एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए रे.com पर रेटिंग्स और रिव्यूज में यूज किए जाने वाले स्पेसिफिक आइकन्स और इन्फॉर्मेशन इंस्टोर प्रोडक्ट डिस्प्लेस पर भी अपीयर होते हैं। कई रिटेलर्स की तरह रे ने पाया है कि डुअल चैनल शॉपर्स सिंगल चैनल शॉपर्स की तुलना में सिग्निफिकेंटली अधिक स्पेंड करते हैं। रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स अपने कस्टमर्स के बारे में जानने के लिए सोशल, मोबाइल और लोकेशन सोमोलो इन्फॉर्मेशन की भारी मात्रा असेंबल कर रहे हैं, जिसका वे माइन कर सकते हैं। वे सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं जो यह बारीकी से मॉनिटर करता है कि क्या कहाँ और किस कीमत पर बिक रहा है, ताकि वे अपने ऑफरिंग्स और प्राइसेस को एडजस्ट कर सकें। कई मार्केटर्स का गोल एक कस्टमाइज्ड नेक्स्ट बेस्ट ऑफर NBO डेवलप करना है जो कस्टमर्स के एटीट्यूड्स और बिहेवियर, परचेस, प्रोडक्ट या सर्विस और शॉपिंग चैनल इन स्टोर या ऑनलाइन और उन कंज्यूमर्स के संबंध में मार्केटर के गोल को ध्यान में रखता है, चाहे वह सेल्स बढ़ाना हो या लॉयल्टी बिल्ड करना हो। मार्केटिंग चैनलों की भूमिका। एक प्रोड्यूसर कुछ सेलिंग जॉब इंटरमीडियरीज को डेलीगेट क्यों करता है, इस पर कंट्रोल छोड़ देता है कि उसके प्रोडक्ट्स कैसे और किसको बेचे जाते हैं। अपने कॉन्टैक्ट्स, एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन और स्केल ऑफ ऑपरेशन के माध्यम से इंटरमीडियरीज गुड्स को टारगेट मार्केट्स के लिए व्यापक रूप से अवेलेबल और एक्सेसिबल बनाते हैं। सेलिंग फर्म की तुलना में अधिक इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफर करते हैं जो वह खुद अचीव कर सकती थी। मार्केटिंग एनवायरनमेंट में पोटेंशियल और करंट कस्टमर्स, कंपेटिटर्स और अन्य एक्टर्स और फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें। परचेसिंग को स्टिमुलेट करने के लिए परसुएसिव कम्युनिकेशंस डेवलप और डिसेमिनेट करें। प्राइस और अन्य टर्म्स पर नेगोशिएट करें और एग्रीमेंट्स पर पहुंचे ताकि ओनरशिप या पोजेशन का ट्रांसफर प्रभावित हो सके। मैन्युफैक्चरर्स के साथ ऑर्डर्स प्लेस करें। मार्केटिंग चैनल में डिफरेंट लेवल्स पर इन्वेंट्रीज को फाइनेंस करने के लिए फंड्स एक्वायर करें। चैनल वर्क कैरी आउट करने से जुड़े रिस्क्स अज्यूम करें।
फिजिकल प्रोडक्ट्स के सक्सेसिव स्टोरेज और मूवमेंट के लिए प्रोवाइड करे। बैंक्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से बायर्स के बिल्स के पेमेंट के लिए प्रोवाइड करें। एक ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन से दूसरे को ओनरशिप के एक्चुअल ट्रांसफर की ओवरसी करें। कई प्रोड्यूसर्स के पास सीधे खुद बेचने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज की कमी होती है। विलियम राइगली जेआर कंपनी के लिए दुनिया भर में छोटी रिटेल गम शॉप्स एस्टैब्लिश करना या गम को ऑनलाइन या मेल ऑर्डर से बेचना प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्राइवेटली ओन्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सटेंसिव नेटवर्क के माध्यम से काम करना आसान है। यहाँ तक कि फोर्ड को दुनिया भर में अपने लगभग 8,500 डीलर आउटलेट्स द्वारा किए गए सभी टास्क्स को रिप्लेस करना मुश्किल होगा। चैनल के कार्य और प्रवाह। एक मार्केटिंग चैनल प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक गुड्स को मूव करने का काम परफॉर्म करता है। यह टाइम, प्लेस और पोजीशन गैप्स को ओवरकम करता है जो गुड्स और सर्विसेज को उन लोगों से अलग करते हैं जिन्हें उनकी नीड या वांट है। मार्केटिंग चैनल के मेंबर्स कई की फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। टेबल 17 देखें। इनमें से कुछ फंक्शंस स्टोरेज और मूवमेंट, टाइटल और कम्युनिकेशंस कंपनी से कस्टमर तक एक्टिविटी के एक फॉरवर्ड फ्लो को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अन्य ऑर्डरिंग और पेमेंट कस्टमर से कंपनी तक एक बैकवर्ड फ्लो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। फिर भी अन्य इंफॉर्मेशन, नेगोशिएशन, फाइनेंस और रिस्क टेकिंग दोनों डायरेक्शंस में होती हैं। फोकलिफ्ट ट्रक्स की मार्केटिंग के लिए फिगर 17.2 में 5 फ्लोज इलस्ट्रेट किए गए हैं। अगर इन फ्लोज को एक डायग्राम में सुपरइम्पोज्ड किया जाए तो हम सिंपल मार्केटिंग चैनल्स की भी ट्रिमेंडस कॉम्प्लेक्सिटी देख पाएंगे। एक फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने वाले मैन्युफैक्चरर को 3 चैनल्स की आवश्यकता हो सकती है, एक सेल्स चैनल, डिलीवरी चैनल और एक सर्विस चैनल। अपने बायोफ्लेक्स फिटनेस इक्विपमेंट को बेचने के लिए नॉटलस ग्रुप ने हिस्टोरिकली सेल्स चैनल्स के रूप में टेलीविजन, इन्फोमर्शियल्स और एड्स, इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स, रिस्पांस मेलिंग्स और इंटरनेट पर डायरेक्ट मार्केटिंग पर जोर दिया है। डिलीवरी चैनल के रूप में यूपीएस ग्राउंड सर्विस और सर्विस चैनल के रूप में लोकल रिपेयर पीपल। शिफ्टिंग कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स को रिफ्लेक्ट करते हुए नोटलस अब बोफ्लेक्स को सीयर्स और डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स जैसे रीजनल और नेशनल रिटेलर्स के माध्यम से और साथ ही Amazon.com जैसे ऑनलाइन मर्चेंट्स के माध्यम से भी बेचता है। मार्केटर्स के लिए सवाल यह नहीं है कि क्या वेरियस चैनल फंक्शंस परफॉर्म करने की जरूरत है, उन्हें जरूरत है, बल्कि उन्हें कौन परफॉर्म करेगा। सभी चैनल फंक्शंस में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स समान हैं। वे स्केर्स रिसोर्सेज यूज करते हैं, उन्हें अक्सर स्पेशलाइजेशन के माध्यम से बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है और उन्हें चैनल मेंबर्स के बीच शिफ्ट किया जा सकता है। कुछ फंक्शंस को इंटरमीडियरीज को शिफ्ट करने से प्रोड्यूसर की कॉस्ट्स और प्राइसेस कम हो जाती हैं, लेकिन इंटरमीडियरी को अपने काम को कवर करने के लिए एक चार्ज ऐड करना होगा। अगर इंटरमीडियरीज मैन्युफैक्चरर से ज्यादा एफिशिएंट हैं, तो कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस कम होनी चाहिए। अगर कंज्यूमर्स कुछ फंक्शंस खुद परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें और भी कम प्राइसेस एंजॉय करनी चाहिए। इस प्रकार चैनल इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस काफी हद तक टारगेट कस्टमर्स को गुड्स के असॉर्टमेंट्स प्रोवाइड करने वाले इकोनॉमिक फंक्शंस को कंबाइन या सेपरेट करने के मोर एफिशिएंट तरीकों की डिस्कवरी को रिफ्लेक्ट करती हैं। चैनल लेवल। प्रोड्यूसर और फाइनल कस्टमर हर चैनल का हिस्सा हैं। हम इंटरमीडियरी लेवल्स की संख्या का यूज एक चैनल की लेंथ को डेजिग्नेट करने के लिए करेंगे। फिगर 17a अलग अलग लेंथ्स के कई कंज्यूमर गुड्स मार्केटिंग चैनल्स को इलस्ट्रेट करता है। एक जीरो लेवल चैनल, जिसे डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल भी कहा जाता है, में एक मैन्युफैक्चरर होता है जो सीधे फाइनल कस्टमर को बेचता है। इसके मेजर एग्जांपल्स हैं मेल ऑर्डर, ऑनलाइन सेलिंग, टीवी सेलिंग, टेलीमार्केटिंग, डोर टू डोर सेल्स, होम पार्टीज और मैन्युफैक्चरर ओन्ड स्टोर्स। ट्रेडिशनली फ्रैंकलिन मिंट कलेक्टिबल्स को मेल ऑर्डर के माध्यम से बेचता था, रेड एनवेलोप गिफ्ट्स को ऑनलाइन बेचता था, टाइम लाइफ म्यूजिक और वीडियो कलेक्शंस को टीवी कमर्शियल्स या लॉन्गर इन्फोमर्शियल्स के माध्यम से बेचता था। नॉन प्रॉफिट्स और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और कैंडिडेट्स फंड्स जुटाने के लिए टेलीफोन का यूज करते थे। एवॉन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कॉस्मेटिक्स डोर टू डोर बेचते थे। टपरवेयर अपने कंटेनर्स को इन होम पार्टीज के माध्यम से बेचता था और एप्पल कंप्यूटर्स और अदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने स्टोर्स के माध्यम से बेचता था। इनमें से कई फर्म्स अब सीधे कस्टमर्स को ऑनलाइन और कैटलॉग्स के माध्यम से बेचती हैं।
यहाँ तक कि ट्रेडिशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फर्म्स भी अपने चैनल मिक्स में डायरेक्ट टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स साइट्स ऐड करने पर विचार कर रही हैं। किम्बरली क्लार्क ने यूनाइटेड किंगडम में एक ऑनलाइन क्लीनेक्स शॉप लॉन्च किया। एक वन लेवल चैनल में एक सेलिंग इंटरमीडियरी होता है, जैसे एक रिटेलर। एक टू लेवल चैनल में 2 इंटरमीडियरीज होते हैं, आमतौर पर एक होलसेलर और एक रिटेलर, और एक 3 लेवल चैनल में 3 होते हैं। मीट पैकिंग इंडस्ट्री में होलसेलर्स जॉबर्स को बेचते हैं, जो एसेंशियली स्मॉल स्केल होलसेलर्स होते हैं, जो स्मॉल रिटेलर्स को बेचते हैं। जापान में फूड डिस्ट्रीब्यूशन में 6 लेवल्स तक शामिल हो सकते हैं। चैनल लेवल्स की संख्या बढ़ने पर एंड यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना और कंट्रोल एक्सरसाइज करना प्रोड्यूसर के लिए और अधिक डिफिकल्ट हो जाता है। फिगर 17.3 P2P मार्केटिंग में कॉमनली यूज किए जाने वाले चैनल्स को शो करता है। एक इंडस्ट्रियल गुड्स मैन्युफैक्चरर अपनी सेल्स फोर्स का यूज सीधे इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को बेचने के लिए कर सकता है, या वह इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच सकता है जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को बेचते हैं, या वह मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव्स या अपनी सेल्स ब्रांचेस के माध्यम से सीधे इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को या इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से बेच सकता है। 0-1- और 2 लेवल मार्केटिंग चैनल्स काफी कॉमन है। चैनल्स आमतौर पर सोर्स से यूजर तक प्रोडक्ट्स के फॉरवर्ड मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन रिवर्स फ्लो चैनल्स भी इम्पोर्टेंट हैं। 1 प्रोडक्ट्स या कंटेनर्स जैसे रिफिलेबल केमिकल कैरिंग ड्रम्स को रीयूज करने के लिए। 2 रीसेल के लिए प्रोडक्ट्स जैसे सर्किट बोर्ड्स या कंप्यूटर्स को रिफर्बिश करने के लिए। 3 प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करने के लिए। और 4 प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग को डिस्पोज करने के लिए। रिवर्स फ्लो इंटरमीडियरीज में मैन्युफैक्चरर्स, रिडेम्पशन सेंटर्स, कम्युनिटी ग्रुप्स, ट्रैश कलेक्शन स्पेशलिस्ट्स, रिसाइकलिंग सेंटर्स, ट्रैश रिसाइकलिंग ब्रोकर्स और सेंट्रल प्रोसेसिंग वेयरहाउसिंग शामिल हैं। सेवा क्षेत्र के चैनल सबसे सक्सेसफुल नए बैंक्स, इंश्योरेंस और ट्रैवल कंपनीज और स्टॉक ब्रोकरेजेस में से कई स्ट्रिक्टली या लार्जली ऑनलाइन ऑपरेशंस के साथ उभरे हैं, जैसे एलाई बैंकिंग, इश्योरेंस इंश्योरेंस, एक्सपीडिया ट्रैवल और यिंगहाओ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। पर्सन मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग चैनल्स भी बदलते रहते हैं। लाइव और प्रोग्राम्ड एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के अलावा एंटरटेनर्स, म्यूजिशियंस और अन्य आर्टिस्ट्स प्रोस्पेक्टिव और एग्जिस्टिंग फैंस तक ऑनलाइन कई तरीकों से पहुंच सकते हैं। अपनी वेबसाइट्स के माध्यम से, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल कम्युनिटी साइट्स पर, और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के माध्यम से। पॉलिटिशियंस को भी वोटर्स तक अपने मैसेजेस पहुंचाने के लिए चैनल्स का एक मिक्स चूज करना होगा। मैस मीडिया, रैलीज, कॉफी आवर्स, स्पॉट टीवी एड्स, डायरेक्ट मेल, बिलबोर्ड्स, फैक्सेस, ईमेल, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट्स, वेबसाइट्स और सोशल नेटवर्किंग साइट्स। नॉन-प्रॉफिट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे स्कूल्स एजुकेशन डिसेमिनेशन सिस्टम्स डेवलप करती हैं और हॉस्पिटल्स हेल्थ डिलीवरी सिस्टम्स डेवलप करते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस को दूरदराज की पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए एजेंसीज और लोकेशंस का पता लगाना चाहिए। क्लीवलैंड क्लिनिक देश के सबसे बड़े और सबसे हाईली रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल्स में से एक। क्लीवलैंड क्लिनिक विभिन्न तरीकों और सेटिंग्स में मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है। क्लीवलैंड में उसका मेन कैंपस 166 एकड़ में 50 इमारतें, पेशेंट केयर, रिसर्च और एजुकेशन के लिए उसका हब है। क्लिनिक सबर्ब्स में शिलिसु फुल सर्विस फैमिली हेल्थ सेंटर्स भी ऑपरेट करता है, जबकि 8 हॉस्पिटल्स नॉर्थ ईस्ट ओहायो में उसकी रीच एक्सटेंड करते हैं। इन सभी एरियाज में कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स, पेशेंट एजुकेशन और फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक फ्लोरिडा, टोरंटो में भी मेजर मेडिकल केयर ऑफर करता है और अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक मुबादला डेवलपमेंट कंपनी मेडिकल कैंपस मैनेज करता है, जो 2015 में पेशेंट्स को देखना शुरू करने वाला है। उसके पास पेशेंट्स और फिजिशियंस दोनों के लिए सिक्योर ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज का एक स्विट है और वह अपनी ऑनलाइन कैपेबिलिटीज एक्सटेंड करने के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप्स डेवलप कर रहा है। चैनल डिजाइन निर्णय एक मार्केटिंग चैनल सिस्टम डिजाइन करने के लिए मार्केटर्स कस्टमर नीड्स और वांट्स का एनालिसिस करते हैं, चैनल ऑब्जेक्टिव्स और कंस्ट्रेंट्स एस्टैब्लिश करते हैं और मेजर चैनल ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करते हैं। ग्राहक की ज़रूरतों और चाहतों का विश्लेषण उपभोक्ता अपनी पसंद के चैनल्स को प्राइस, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट और कन्वीनियंस के साथ साथ अपने शॉपिंग गोल्स, इकोनॉमिक, सोशल
या एक्सपीरियंशियल के आधार पर चुन सकते हैं। चैनल सेगमेंटेशन मौजूद है और मार्केटर्स को इस बात से अवेयर होना चाहिए कि अलग अलग कंज्यूमर्स की परचेस प्रोसेस के दौरान अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। हालांकि एक ही कंज्यूमर भी अलग अलग रीजन से अलग अलग चैनल्स चुन सकता है। जैसा कि चैप्टर 16 में डिस्क्राइब किया गया है, कुछ उपभोक्ता टैग ह्यूअर वॉचेस या कैलोवे गोल्फ क्लब्स जैसे हायर एंड गुड्स ऑफरिंग करने वाले रिटेलर्स को ट्रेड अप करने के लिए और प्राइवेट लेबल पेपर टॉवल्स, डिटर्जेंट या विटामिन्स के लिए डिस्काउंट रिटेलर्स को ट्रेड डाउन करने के लिए विलिंग हैं। अन्य ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले एक कैटलॉग ब्राउज कर सकते हैं या डीलरशिप पर एक कार टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। मार्केटिंग इनसाइट अंडरस्टैंडिंग द शोरूमिंग फिनोमेना कुछ नए तरीके डिस्क्राइब करता है जिनसे कस्टमर्स अपनी परचेसेस करते समय मल्टीपल चैनल्स का यूज कर रहे हैं। चैनल 5 सर्विस आउटपुट्स प्रोड्यूस करते हैं। 1 वांछित लॉट साइज यूनिट्स की संख्या जो चैनल एक टिपिकल कस्टमर को एक ओकेजन पर परचेस करने की परमिट देता है। अपने फ्लीट के लिए कार्स खरीदने में हर्ट्ज एक ऐसा चैनल प्रेफर करता है जिससे वह एक लार्ज लॉट साइज खरीद सके। एक हाउसहोल्ड एक ऐसा चैनल चाहता है जो एक का लॉट साइज परमिट करे। कार वेटिंग और डिलीवरी टाइम एवरेज टाइम जो कस्टमर्स गुड्स की रिसीट के लिए वेट करते हैं। कस्टमर्स तेजी से फास्टर डिलीवरी चैनल्स प्रेफर करते हैं। सेंस स्पेशल कन्वीनियंस वह डिग्री जिस तक मार्केटिंग चैनल कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट परचेस करना ईजी बनाता है। टोयोटा लेक्सस की तुलना में ग्रेटर स्पेशल कन्वीनियंस ऑफर करता है क्योंकि ज़्यादा टोयोटा डीलर्स हैं जो कस्टमर्स को ऑटोमोबाइल खरीदने और रिपेयर करने में ट्रांसपोर्टेशन और सर्च कॉस्ट्स पर सेव करने में हेल्प करते हैं। 4 प्रोडक्ट वैरायटी मार्केटिंग चैनल द्वारा प्रोवाइडेड असॉर्टमेंट आमतौर पर कस्टमर्स एक ग्रेटर असॉर्टमेंट प्रेफर करते हैं क्योंकि अधिक चॉइसेस उनकी ज़रूरत की चीज़ खोजने के चांस को इंक्रीज करते हैं। हालांकि कभी कभी बहुत अधिक चॉइसेस एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। 5 सर्विस बैकअप चैनल द्वारा प्रोवाइडेड एड ऑन सर्विसेज क्रेडिट डिलीवरी इंस्टॉलेशन रिपेयर्स। जितना अधिक सर्विस बैकअप उतना ही ज़्यादा बेनिफिट चैनल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अधिक सर्विस आउटपुट्स प्रोवाइड करने का मतलब चैनल कॉस्ट्स को इंक्रीज करना और प्राइसेस बढ़ाना भी है। वॉलमार्ट और टारगेट जैसे डिस्काउंट स्टोर्स की सक्सेस और डॉलर जनरल और फैमिली डॉलर जैसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स इंडिकेट करते हैं कि कई कंज्यूमर्स अगर पैसे बचा सकते हैं तो कम सर्विस एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग हैं। शोरूमिंग की घटना को समझना कंज्यूमर्स हमेशा से ही बेहतर डील पाने या अपने विकल्पों को बढ़ाने के लिए खरीदारी करते रहे हैं और अब ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स मोबाइल फोन और टैबलेट के माध्यम से बिक्री उन्हें एक नया मोड़ प्रदान करते हैं। शोरूमिंग उन्हें किसी उत्पाद को फिजिकली एग्जामिन करने और एक स्टोर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने देता है, लेकिन अपनी एक्चुअल परचेज रिटेलर से बाद में ऑनलाइन करते हैं या स्टोर के सबसे अनडिजायरेबल आउटकम में किसी अन्य रिटेलर से पूरी तरह से आमतौर पर कम कीमत पाने के लिए। शोरूमिंग को स्मार्टफोन से बूस्ट मिला है। अपने मोबाइल डिवाइसेस के थैंक्स टू स्टोर्स में कंज्यूमर्स यह डिसाइड करने के लिए पहले से कहीं बेहतर इक्विप्ड हैं कि उन्हें खरीदना चाहिए या नहीं। एक स्टडी से पता चला कि आधे से ज़्यादा यूएस मोबाइल फ़ोन यूजर्स, विशेष रूप से यंग वंस, ने खरीदारी करते समय किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से परचेज एडवाइस मांगने या रिव्यूज़ या कम कीमतों की तलाश करने के लिए अपने फ़ोन्स का यूज़ किया है। रिटेलर्स को कस्टमर्स को स्टोर में लाने की चिंता यूज्ड टू बी, लेकिन एक्सपर्ट्स नोट करते हैं कि अब उन्हें उन कस्टमर्स को बेचने की चिंता करने की ज़रूरत है जो अन्य स्टोर्स को अपने साथ ला रहे हैं। उदाहरण के लिए, Amazon का प्राइस चेक फ़ोन ऐप शॉपर्स को ब्रिक एंड मोटर स्टोर में रहते हुए इंस्टेंटली कीमतों की कंपेयर करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन रिटेलर्स जिन्हें मोबाइल यूजर्स टैप कर सकते हैं, अपने वाइड सिलेक्शंस, लोअर प्राइसेस, अक्सर बिना टैक्सेस के और चीफ कन्वीनियंस के कारण ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टर चेन्स को गंभीर कंपटीशन देते हैं। शोरूमिंग का कॉम्बैट करने के एक मीन्स के रूप में मोबाइल कई रिटेलर्स के लिए एक टॉप प्रायोरिटी बन गया है। टारगेट ने मोबाइल मीडिया के अपने यूज़ का एक्सपैंड किया है, जिसमें QR कोड्स, टेक्स्ट बाय फीचर्स और नए चेकआउट स्कैनर्स शामिल हैं ताकि मोबाइल कूपन रिडेम्पशन आसान और तेज हो सके। पेटस्मार्ट के वेब ट्रैफिक का 40% स्मार्टफोन और टैबलेट से आता है। ईबे ने ऑब्जर्व किया कि उसके रिटेल क्लाइंट्स द्वारा भेजे गए 60% ईमेल्स मोबाइल डिवाइसेस पर ओपन किए गए थे और आधे से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन करने के लिए अदर डिवाइसेस पर ट्रांजिशन किए गए थे।
शोरूमिंग को सीधे एड्रेस करते हुए बेस्ट बाय और टारगेट ने अनाउंस किया कि वे परमानेंटली ऑनलाइन रिटेलर्स की कीमतों को मैच करेंगे। दूसरों ने इस ट्रेंड के रिस्पॉन्स में अपने स्टोर्स और वेबसाइट्स को और क्लोजली लिंक किया है। वॉलमार्ट, मेसीज और बेस्ट बाय ऑनलाइन ऑर्डर्स के इन स्टोर पिकअप और ऑनलाइन परचेसेस के रिटर्न्स की अनुमति देते हैं। कई रिटेलर्स इन स्टोर एक्सपीरियंस को और अधिक इंफॉर्मेटिव और रिवॉर्डिंग बना रहे हैं। गेस, पैक्सन और एरोपोस्टेल इन स्टोर सेल्स स्टाफ को आईपैड्स या टैबलेट्स से इक्विप कर रहे हैं ताकि वे शॉपर्स के साथ शेयर करने के लिए मोर इन डेप्थ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। लॉयल्टी प्रोग्राम्स में इनरोल्ड शॉपर्स अपनी परचेस हिस्ट्रीज, प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस और अदर यूजफुल बैकग्राउंड भी क्विकली डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी एफर्ट्स का मेन गोल कस्टमर को होल्ड ऑन टू करना है। एक स्टडी में पाया गया कि शोरूमिंग ऑडियंस के 70% वेल डिजाइन्ड वेबसाइट्स और एप्स, स्ट्रॉन्ग मल्टीचैनल सपोर्ट और क्यूआर कोड्स के माध्यम से प्राइस कंपैरिजंस वाले रिटेलर्स से खरीदने की अधिक संभावना रखते थे। सेल्स को स्टोर से ऑनलाइन शिफ्ट करना वास्तव में एक रिटेलर के लिए अधिक प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर यह कस्टमर को कहीं और से खरीदने से रोकता है। उद्देश्य और बाधाएं स्थापित करना। मार्केटर्स को अपने चैनल ऑब्जेक्टिव्स को सर्विस आउटपुट लेवल्स के संदर्भ में स्टेट करना चाहिए जो वे प्रोवाइड करना चाहते हैं और एसोसिएटेड कॉस्ट और सपोर्ट लेवल्स के साथ। कम्पिटिटिव कंडीशंस में चैनल मेंबर्स को अपने फंक्शनल टास्क्स को अरेंज करना चाहिए ताकि कॉस्ट्स मिनिमाइज हो सकें और फिर भी डिजायर्ड लेवल्स की सर्विस प्रोवाइड की जा सके। आमतौर पर प्लानर्स डिजायर्ड सर्विस के आधार पर कई मार्केट सेगमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रत्येक के लिए बेस्ट चैनल्स चूज कर सकते हैं। चैनल ऑब्जेक्टिव्स प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वेरी होते हैं। बल्कि प्रोडक्ट्स जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स को ऐसे चैनल्स की आवश्यकता होती है जो शिपिंग डिस्टेंस और हैंडलिंग की अमाउंट को मिनिमाइज करें। नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जैसे कस्टम बिल्ट मशीनरी सीधे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा बेचे जाते हैं। इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस सर्विसेज रिक्वायरिंग प्रोडक्ट्स ऐसे हीटिंग और कूलिंग सिस्टम्स आमतौर पर कंपनी या फ्रेंचाइज डीलर्स द्वारा बेचे और मेंटेन किए जाते हैं। हाई यूनिट वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे जनरेटर्स और टर्बाइन्स अक्सर इंटरमीडियरीज के बजाय कंपनी सेल्स फोर्स के माध्यम से बेचे जाते हैं। मार्केटर्स को अपने चैनल ऑब्जेक्टिव्स को लार्जर एनवायरनमेंट के अनुसार अडैप्ट करना चाहिए। जब इकोनॉमिक कंडीशंस डिप्रेस्ड होती हैं तो प्रोड्यूसर्स गुड्स को शॉर्टर चैनल्स का यूज करके और बिना सर्विसेज के मार्केट में मूव करना चाहते हैं जो फाइनल प्राइस में ऐड होते हैं। लीगल रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस भी चैनल डिजाइन को अफेक्ट करते हैं। यूएस लॉ चैनल अरेंजमेंट्स को अनफेवरेबली देखता है जो कंपटीशन को सब्सटैंशियली लेसन करते हैं या मोनोपोली क्रिएट करते हैं। न्यू मार्केट्स में एंटर करते समय फर्म्स अक्सर क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं कि अदर फर्म्स क्या कर रही हैं। फ्रेंच रिटेलर ऑचन ने पोलैंड में अपने फ्रेंच राइवल्स लेक्लर्क और कैसीनो की प्रेजेंस को भी उस मार्केट में एंटर करने के अपने डिसीजन के लिए की माना। एप्पल का कंज्यूमर्स के लिए एक डायनामिक रिटेल एक्सपीरियंस क्रिएट करने का चैनल ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टिंग चैनल्स द्वारा मीट नहीं किया जा रहा था, इसलिए उसने अपने स्टोर्स खोलने का चूज किया। एप्पल स्टोर्स जब एप्पल ने 2001 में अपने स्टोर्स लॉन्च किए तो कई लोगों ने उनके प्रोस्पेक्ट्स पर सवाल उठाया। बिजनेस वीक ने सॉरी स्टीव, हेयर्स व्हाई एप्पल स्टोर्स वोंट वर्क शीर्षक से एक आर्टिकल पब्लिश किया। केवल 5 साल बाद कंपनी अपने स्पेक्टेक्युलर मैनहट्टन शोकेस के लॉन्च का सेलिब्रेट कर रही थी। 2013 के अंत तक इसने नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में 400 से अधिक स्टोर्स से $16 बिलियन की ग्लोबल सेल्स की थी, जो टोटल कॉर्पोरेट रेवेन्यू का लगभग 20% है। एप्पल के लगभग 30,000 यूएस एम्प्लॉयीज उसके स्टोर्स में काम करते हैं। एनुअल सेल्स प्रति स्क्वायर फुट 2021 में $4,406 होने का एस्टिमेट लगाया गया था। फिफ्थ एवेन्यू लोकेशन रिपोर्टेडली $35,000 प्रति स्क्वायर फुट कमाता है। टिफनी के $3,070, कोच के $1,776 और बेस्ट बाय के $880 की तुलना में। आप उन्हें किसी भी तरह से देखें, एप्पल स्टोर्स ब्रांड के लिए एक्साइटमेंट को फ्यूल करने में भी एक अनक्वालिफाइड सक्सेस रहे हैं। वे लोगों को प्रोडक्ट्स देखने और टच करने देते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि एप्पल उनके लिए क्या कर सकता है, जिससे उनके कस्टमर्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। वे इन स्टोर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस और वर्कशॉप्स के साथ टेक सेवी कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। एप्पल प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर और एक्सेसरीज की एक फुल लाइन और एक जीनियस बार जो स्पेशलिस्ट द्वारा स्टाफ्ड है जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
अक्सर फ्री ऑफ चार्ज। एप्पल का डिटेल पर मेटिकुलस अटेंशन, डेमो डिवाइसेस पर प्रीलोडेड म्यूजिक और फोटोज, इनोवेटिव टचेस जैसे रोविंग क्रेडिट कार्ड स्वाइपर्स चेकआउट लाइंस को मिनिमाइज करने के लिए और एम्प्लॉई ट्रेनिंग में इन्वेस्टेड आवर्स में रिफ्लेक्ट होता है। एम्प्लॉयज को कोई सेल्स कमीशंस नहीं मिलता है और उनके पास कोई सेल्स कोटास नहीं है। उन्हें बताया जाता है कि उनका मिशन कस्टमर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करना है। हालांकि स्टोर्स ने इनिशियली एग्जिस्टिंग एप्पल रिटेलर्स को अपसेट किया, कंपनी ने रिलेशनशिप्स को स्मूथ करने के लिए कड़ी मेहनत की, कुछ हद तक अपने डिसीजन को अपने ऑनलाइन सेल्स चैनल के नेचुरल एवोल्यूशन के रूप में जस्टिफाई किया। प्रमुख चैनल विकल्पों की पहचान करना। प्रत्येक चैनल, सेल्स फोर्सेस से लेकर एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, डायरेक्ट मेल, टेलीमार्केटिंग और इंटरनेट तक की यूनिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। सेल्स फोर्सेस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स और ट्रांजैक्शंस हैंडल कर सकती हैं, लेकिन वे एक्सपेंसिव होती हैं। इंटरनेट इनएक्सपेंसिव है, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के लिए उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट खो देती है। कई क्लाइंट्स मैन्युफैक्चरर्स रेप्स की कॉस्ट शेयर कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग एफर्ट कंपनी रेप्स द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले एफर्ट से लेस इंटेंस होता है। चैनल ऑल्टरनेटिव्स 3 तरीकों से अलग होते हैं। इंटरमीडियरीज के टाइप्स, उनकी आवश्यक संख्या और प्रत्येक के टर्म्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आइए इन फैक्टर्स को देखें। बिचौलियों के प्रकार। एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी द्वारा पहचाने गए चैनल ऑल्टरनेटिव्स पर विचार करें जो सैटेलाइट रेडियोस प्रोड्यूस करती है। वह अपने प्लेयर्स को सीधे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को बेच सकती है ताकि उन्हें ओरिजिनल इक्विपमेंट के रूप में इंस्टॉल किया जा सके। ऑटो डीलर्स, रेंटल कार कंपनीज या सैटेलाइट रेडियो स्पेशलिस्ट डीलर्स को डायरेक्ट सेल्स फोर्स के माध्यम से या डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से। वह अपने प्लेयर्स को कंपनी स्टोर्स, ऑनलाइन रिटेलर्स, मेल ऑर्डर कैटलॉग्स, बेस्ट बाय जैसे मैस मर्चेंडाइजर्स के माध्यम से भी बेच सकती है। कभी कभी एक कंपनी एक न्यू या अनकन्वेंशनल चैनल चूज करती है, डोमिनेंट चैनल के साथ काम करने की डिफिकल्टी, कॉस्ट या इनफेक्टिवनेस के कारण। जब वीडियो रेंटल स्टोर्स तेजी से डिक्लाइन कर रहे थे, कोइनस्टार ने कन्वीनियंटली लोकेटेड डीवीडी और गेम रेंटल कियोस्क्स की रेडबॉक्स चेन को सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया। नेटफ्लिक्स उस रेवोल्यूशनरी चैनल से तेजी से दूर जा रहा है जिसने उसे बहुत सक्सेस दिलाई, डायरेक्ट मेल, एक नए का कैपिटलाइज करने के लिए। नेटफ्लिक्स इस बात से कन्विंस्ड कि डीवीडीज भविष्य का होम वीडियो मीडियम था। नेटफ्लिक्स के संस्थापक रीड हेस्टिंग्स जो में मेल ऑर्डर के माध्यम से रेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के एक नए फॉर्म के साथ आए। कंपनी ने अपने मॉडेस्ट सब्सक्रिप्शन फीस, कम से कम $2 प्रति माह, आमतौर पर ओवरनाइट डिलीवरी और बिना लेट फीस के हजारों मूवीज और टेलीविजन एपिसोड्स की एक्सटेंसिव लाइब्रेरी के साथ जल्दी ही स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ डेवलप की। इस सर्विस में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी था जो कस्टमर्स को ऑब्सक्योर फिल्म सर्च करने और नए डिस्कवर करने देता था। अपनी सर्चेस की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए नेटफ्लिक्स ने एक वेल पब्लिसाइज्ड $1 मिलियन कॉन्टेस्ट स्पॉन्सर किया जिसमें हजारों एंट्रेंस शामिल हुए। विनिंग सोल्यूशन से उसके रिकमेंडेशन एल्गोरिदम के 2 गुना इफेक्टिव होने की एक्सपेक्टेड थी। रेडबॉक्स, रेंटल कायोस्क्स और Amazon.com की डाउनलोड सर्विसेज से नई कंपटीशन के साथ नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग वीडियोज और इंस्टेंटेनियस डिलीवरी मैकेनिज्म्स पर जोर देना शुरू कर दिया। एक इनिशियल मिसस्टेप के बाद फर्म ने 2 बिजनेसेस को स्प्लिट कर दिया और फिजिकल डीवीडीज के लिए और स्ट्रीमिंग डाउनलोड प्लान के लिए लगभग $8 प्रति माह चार्ज करती है। यह अब नॉर्थ अमेरिका में डाउनलोड ट्रैफिक का सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है, जो टोटल के 1/3 से अधिक है, लेकिन यह अभी भी अपने 40 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स से डीवीडी रेंटर्स में ग्रोथ की एंटिसिपेट करता है। नेटफ्लिक्स की सक्सेस ने हॉलीवुड का ध्यान भी आकर्षित किया है। कंपनी के कस्टमर्स के ऑनलाइन कम्युनिटीज जो रिव्यूज और फीडबैक पढ़ते और पोस्ट करते हैं, फिल्मों के लिए फैंस का एक इम्पोर्टेंट सोर्स हो सकते हैं। नेटफ्लिक्स अपना अवार्ड विनिंग टेलीविजन प्रोग्रामिंग भी क्रिएट कर रहा है और कनाडा, यूरोप और लैटिन अमेरिका में इंटरनेशनल मार्केट्स में मूव हो गया है। बिचौलियों की संख्या के आधार पर 3 रणनीतियां हैं: एक्सक्लूसिव, सिलेक्टिव और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन बिचौलियों की संख्या को सेवियरली लिमिट करता है। यह तब अप्रोप्रिएट होता है जब प्रोड्यूसर रीसेलर्स द्वारा अधिक नॉलेजेबल और डेडिकेटेड एफर्ट्स इंश्योर करना चाहता है और इसके लिए अक्सर उनके साथ एक क्लोजर पार्टनरशिप की आवश्यकता होती है।
एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू ऑटोमोबाइल्स, उच्च मेजर अप्लायंसेस और कुछ वुमेन्स अपैरल ब्रांड्स के लिए यूज किया जाता है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में अक्सर एक्सक्लूसिव डीलिंग अरेंजमेंट्स शामिल होते हैं, खासकर उन मार्केट्स में जो तेजी से प्राइस द्वारा ड्रिवन होते हैं। जब लेजेंडरी इटालियन डिजाइनर लेबल गक्सी ने पाया कि लाइसेंसिंग और डिस्काउंट स्टोर्स से ओवर एक्सपोजर के कारण उसकी इमेज सेवियरली टार्निश्ड हो गई है, तो उसने थर्ड पार्टी सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स समाप्त करने, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने और कुछ लस्टर वापस लाने के लिए अपने स्टोर्स खोलने का डिसीजन किया। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन केवल कुछ इंटरमीडियरीज पर रिलाई करता है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैरी करने के लिए विलिंग होते हैं। चाहे एस्टैब्लिश्ड हो या नया, कंपनी को बहुत अधिक आउटलेट्स होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में अधिक कंट्रोल और कम कॉस्ट के साथ एडिक्वेट मार्केट कवरेज प्राप्त कर सकता है। स्टील सक्सेसफुल सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। स्टील हैंडहेल्ड आउटडोर पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है। उसके सभी प्रोडक्ट्स एक ही नाम के अंडर ब्रांडेड हैं और वह अन्य कंपनियों के लिए प्राइवेट लेबल्स नहीं बनाता है। चेन सॉस के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। कंपनी ने स्ट्रिंग ट्रिमर्स, ब्लोअर्स, हेज ट्रिमर्स और कट ऑफ मशीन्स में एक्सपैंड किया है। यह एक्सक्लूसिवली 6 इंडिपेंडेंट यूएस डिस्ट्रीब्यूटर्स और 6 कंपनी ओन्ड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को बेचता है, जो सर्विस ऑफर करने वाले पीछे से अधिक इंडिपेंडेंट रिटेल डीलर्स के नेशनवाइड नेटवर्क को बेचते हैं। स्टिल 80 कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करता है और उन कुछ आउटडोर पावर इक्विपमेंट कंपनीज में से एक है जो मास मर्चेंट्स, कैटलॉग्स या इंटरनेट के माध्यम से नहीं बेचती है। इसने वाई नाम से एक एड कैंपेन भी चलाई जिसमें हेडलाइंस के साथ अपने इंडिपेंडेंट डीलर्स की स्ट्रेंथ और सपोर्ट का बखान किया गया था, जैसे Why is the world's selling brand of chainsaw not sold at Lowe's or the Home Depot? Or, what makes this hand blower too powerful to be sold at Lowe's or the Home Depot? Intensive distribution goods या services को अधिक से अधिक outlets में place करता है। यह strategy snack foods, soft drinks, newspapers, candies और गम के लिए अच्छी तरह से काम करती है, products जो consumers frequently खरीदते हैं या विभिन्न locations में खरीदते हैं। 11 और सर्कल के जैसे कन्वीनियंस स्टोर्स और एक्सॉन मोबिल के ऑन द रन जैसे गैस स्टेशन आउटलेट्स सिंपल लोकेशन और टाइम कन्वीनियंस प्रोवाइड करके सर्वाइव करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स कवरेज और सेल्स बढ़ाने के लिए एक्सक्लूसिव या सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन से मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की ओर मूव होने के लिए कॉन्स्टेंटली टेम्प्टेड रहते हैं। यह स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म में हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर इसे प्रॉपर्ली नहीं किया गया तो यह रिटेलर्स को एग्रेसिवली कॉम्पीट करने के लिए एनकरेज करके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को हर्ट कर सकती है। फिर प्राइस वॉर्स प्रॉफिटेबिलिटी को इरोड कर सकते हैं, रिटेलर इंटरेस्ट को डैम्पनिंग कर सकते हैं और ब्रांड इक्विटी को हार्म कर सकते हैं। कुछ फर्म्स हर जगह नहीं बेची जाना चाहती हैं। सीयर्स द्वारा डिस्काउंट चेन कमार्ट एक्वायर करने के बाद नाइकी ने यह इंश्योर करने के लिए कि कमार्ट ब्रांड को कैरी नहीं कर सके, सीयर्स से अपने सभी प्रोडक्ट्स वापस ले लिए। चैनल सदस्यों के नियम और जिम्मेदारियां। प्रत्येक चैनल मेंबर के साथ रिस्पेक्टफुली व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे प्रॉफिटेबल होने का अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। ट्रेड रिलेशंस मिक्स में मेन एलिमेंट्स है प्राइस पॉलिसीज, कंडीशंस ऑफ सेल, टेरिटोरियल राइट्स और प्रत्येक पार्टी द्वारा परफॉर्म की जाने वाली स्पेसिफिक सर्विसेज। मूल्य नीति के लिए प्रोड्यूसर को एक प्राइस लिस्ट और डिस्काउंट्स और अलाउंसेस का स्केड्यूल एस्टैब्लिश करना आवश्यक है जिसे इंटरमीडियरीज इक्विटेबल और सफिशिएंट मानते हैं। बिक्री की शर्तें पेमेंट टर्म्स और प्रोड्यूसर गारंटीज को रेफर करती हैं। अधिकांश प्रोड्यूसर्स अर्ली पेमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैश डिस्काउंट्स देते हैं। वे डिफेक्टिव मर्चेंडाइज या प्राइस डिक्लाइंस के खिलाफ गारंटी भी ऑफर कर सकते हैं, जिससे लार्जर क्वांटिटीज खरीदने के लिए इंसेंटिव क्रिएट होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के टेरिटोरियल राइट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के टेरिटोरीज और उन टर्म्स को डिफाइन करते हैं जिनके अंडर प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनफ्रेंचाइज करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स आमतौर पर अपने टेरिटरी में सभी सेल्स के लिए फुल क्रेडिट प्राप्त करने की एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे उन्होंने सेलिंग की हो या नहीं। म्यूचुअल सर्विसेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को केयरफुली स्पेल आउट किया जाना चाहिए, खासकर फ्रेंचाइज्ड और एक्सक्लूसिव एजेंसी चैनल्स में। मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजीज को एक बिल्डिंग, promotional support, record-keeping system, training, general administrative और technical assistance provide करता है। बदले में, franchisee से physical facilities के लिए company standards को satisfy करने, new promotional programs के साथ cooperate करने,
रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन फर्निश करने और स्पेसिफाइड वेंडर से सप्लाईज खरीदने के साथ साथ मंथली फ्रेंचाइजी फीस पे करने की एक्सपेक्टेड की जाती है। प्रमुख चैनल विकल्पों का मूल्यांकन। प्रत्येक चैनल अल्टरनेटिव का इकोनॉमिक, कंट्रोल और अडेप्टिव क्राइटेरिया के आधार पर इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। आर्थिक मानदंड प्रत्येक चैनल मेंबर सेल्स और कॉस्ट्स का एक अलग लेवल प्रोड्यूस करेगा। फिगर 17.4 शो करता है कि वैल्यू एडेड पर सेल और कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन के टर्म्स में 6 अलग अलग सेल्स चैनल्स कैसे स्टैक अप होते हैं। उदाहरण के लिए $2,000 और $5,000 के बीच की कॉस्ट वाले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बिक्री में कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन $500, फील्ड सेल्स $200, डिस्ट्रीब्यूटर्स $50, टेलीसेल्स और $10 इंटरनेट होने का एस्टिमेट लगाया गया है। एक पूज एलन हैमिल्टन स्टडी ने शो किया कि एक समय में फुल सर्विस ब्रांच पर एवरेज ट्रांजैक्शन की कॉस्ट एक बैंक को $4.07, फोन ट्रांजैक्शन की $54, एक ATM ट्रांजैक्शन की $27 थी, लेकिन एक टिपिकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कॉस्ट केवल $0.01 थी। स्पष्ट रूप से सेलर्स हाई कॉस्ट चैनल्स को लो कॉस्ट चैनल्स से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं जब तक कि वैल्यू एडेड पर सेल पर्याप्त हो। निम्नलिखित सिचुएशन पर विचार करें। एक नॉर्थ कैरोलिना फर्नीचर मैन्युफैक्चरर अपनी लाइन को वेस्ट कोस्ट पर रिटेलर्स को बेचना चाहता है। एक अल्टरनेटिव 10 नए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर करना है जो सैन फ्रांसिस्को में एक सेल्स ऑफिस से ऑपरेट करेंगे और एक बेस सैलरी प्लस कमीशंस प्राप्त करेंगे। दूसरा अल्टरनेटिव एक सैन फ्रांसिस्को मैन्युफैक्चरर्स सेल्स एजेंसी का यूज करना है जिसके रिटेलर्स के साथ एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट्स है। उसके 30 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को उनकी सेल्स के आधार पर कमीशन मिलेगा। पहला स्टेप यह एस्टिमेट लगाना है कि प्रत्येक अल्टरनेटिव संभवतः कितने डॉलर वॉल्यूम की सेल्स जनरेट करेगा। एक कंपनी सेल्स फोर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स पर कंसंट्रेट करेगी, उन्हें बेचने के लिए बेहतर ट्रेंड होगी, अधिक एग्रेसिव होगी और अधिक सक्सेसफुल होगी क्योंकि कई कस्टमर्स सीधे कंपनी के साथ डील करना पसंद करेंगे। हालांकि सेल्स एजेंसी के पास केवल 10 नहीं बल्कि 30 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। यह कमीशन लेवल के आधार पर उतनी ही एग्रेसिव हो सकती है। कस्टमर्स उसकी इंडिपेंडेंस की अप्रिशिएट कर सकते हैं और उसके पास एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट्स और मार्केट नॉलेज हो सकता है। मार्केटर को 2 अलग अलग चैनल्स के लिए डिमांड फंक्शन तैयार करने में इन सभी फैक्टर्स का इवैल्यूएट करने की आवश्यकता है। अगला कदम प्रत्येक चैनल के माध्यम से अलग अलग वॉल्यूम्स की बिक्री की कॉस्ट्स का एस्टिमेट लगाना है। कॉस्ट स्केड्यूल्स फिगर 17.5 में शो किए गए हैं। एक सेल्स एजेंसी को एंगेज करना लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन कॉस्ट्स तेजी से बढ़ती हैं क्योंकि सेल्स एजेंट्स को बड़े कमीशंस मिलते हैं। आखिरी स्टेप सेल्स और कॉस्ट्स की कंपेयरिंग करना है। जैसा कि फिगर 17.5 शो करता है, एक सेल्स लेवल SB है जिस पर 2 चैनल्स के लिए सेलिंग कॉस्ट समान है। इस प्रकार SB से नीचे किसी भी सेल्स वॉल्यूम के लिए सेल्स एजेंसी बेहतर चैनल है और SB से ऊपर किसी भी वॉल्यूम पर कंपनी सेल्स ब्रांच बेहतर है। इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सेल्स एजेंट्स का यूज आमतौर पर छोटी फर्म्स द्वारा या बड़ी फर्म्स द्वारा छोटे टेरिटरीज में किया जाता है जहां वॉल्यूम कम होता है। नियंत्रण और अनुकूली मानदंड एक सेल्स एजेंसी का यूज करने से कंट्रोल प्रॉब्लम हो सकती है। एजेंट्स उन कस्टमर्स पर कंसंट्रेट कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं, जरूरी नहीं कि वे जो मैन्युफैक्चरर के गुड्स खरीदते हैं। हो सकता है कि वे कंपनी के प्रोडक्ट के टेक्निकल डिटेल्स में मास्टर न हो या उसके प्रमोशन मटेरियल्स को इफेक्टिवली हैंडल न करें। एक चैनल डेवलप करने के लिए मेंबर्स को एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक दूसरे के प्रति कमिट करना होगा। फिर भी ये कमिटमेंट्स प्रोड्यूसर की चेंज और अनसर्टेनिटी को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को कम कर देती हैं। प्रोड्यूसर को ऐसे चैनल स्ट्रक्चर्स और पॉलिसीज की आवश्यकता होती है जो हाई अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। चैनल प्रबंधन निर्णय। एक कंपनी द्वारा एक चैनल सिस्टम चूज करने के बाद उसे प्रत्येक चैनल के लिए इंटरमीडियरीज को सिलेक्ट, ट्रेन, मोटिवेट, रिवैल्यूएट करना होगा। उसे समय के साथ चैनल डिजाइन और अरेंजमेंट्स को मॉडिफाई भी करना होगा जिसमें इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपांशन की पॉसिबिलिटी भी शामिल है। चैनल सदस्यों का चयन। कस्टमर्स के लिए चैनल्स ही कंपनी। उस नेगेटिव इंप्रेशन के बारे में सोचें जो कस्टमर्स को मैकडॉनल्ड्स, शेल ऑयल या मर्सिडीज बेंज के बारे में मिलेगी अगर उनके एक या अधिक आउटलेट्स या डीलर्स कंसिस्टेंटली गंदे, इनएफिशिएंट या अप्रिय दिखाई दें।
चैनल मेंबर सिलेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए प्रोड्यूसर्स को यह डिटरमिन करना चाहिए कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बेहतर इंटरमीडियरीज को डिस्टिंग्विश करती हैं। बिजनेस में वर्षों की संख्या, कैरिड इन अलायंस, ग्रोथ और प्रॉफिट रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कोऑपरेटिवनेस और सर्विस रेपुटेशन। अगर इंटरमीडियरीज सेल्स एजेंट्स हैं तो प्रोड्यूसर्स को कैरिड अन्य लाइन्स की संख्या और कैरेक्टर और सेल्स फोर्स के साइज और क्वालिटी का इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर इंटरमीडियरीज डिपार्टमेंट स्टोर्स जो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं तो इनके लोकेशंस, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल और क्लाइंटेल का टाइप मैटर करेगा। चैनल सदस्यों को प्रशिक्षित और प्रेरित करना। एक कंपनी को अपने बिचौलियों को उसी तरह देखना चाहिए जैसे वह अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं को देखती है। उसे उनकी ज़रूरतों और चाहतों को निर्धारित करना चाहिए और उन्हें सुपीरियर वैल्यू प्रदान करने के लिए अपनी चैनल पेशकश को टेलर करना चाहिए। ध्यान से इम्प्लीमेंट किए गए ट्रेनिंग, मार्केट रिसर्च और अन्य कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स बिचौलियों के परफॉर्मेंस को मोटिवेट और इम्प्रूव कर सकते हैं। कंपनी को लगातार कम्युनिकेट करना चाहिए कि बिचौलिए प्रोडक्ट के एंड यूजर्स को सेटिस्फाई करने के एक जॉइंट एफर्ट में क्रूशल पार्टनर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपने थर्ड पार्टी सर्विस इंजीनियर्स को कोर्सेज का एक सेट पूरा करने और सर्टिफिकेशन एग्जाम्स देने के लिए रिक्वायर करता है। जो पास होते हैं उन्हें औपचारिक रूप से माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स के रूप में मान्यता दी जाती है और वे इस डिजिग्नेशन का यूज अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं। अन्य फर्म्स एग्जाम्स के बजाय कस्टमर सर्विस का यूज करती हैं। चैनल पावर प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैनेज करने में अपने स्किल में बहुत भिन्न होते हैं। चैनल पावर चैनल मेंबर्स के व्यवहार को ऑल्टर करने की एबिलिटी है ताकि वे ऐसे एक्शंस लें जो उन्होंने अदरवाइज नहीं लिए होते। मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की पावर पर ड्रॉ कर सकते हैं। कोर्सिव पावर। एक मैन्युफैक्चरर इंटरमीडियरीज को कोऑपरेट करने में फेलियर होने पर एक रिसोर्स वापस लेने या रिलेशनशिप समाप्त करने की थ्रेट देता है। यह पावर इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन इसके एक्सरसाइज से रिजेंटमेंट पैदा होता है और इंटरमीडियरीज को काउंटरवेलिंग पावर ऑर्गेनाइज करने के लिए लीड कर सकता है। रिवॉर्ड पावर। मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक एक्ट्स या फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इंटरमीडियरीज को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफर करता है। रिवॉर्ड पावर आमतौर पर कोर्सिव पावर की तुलना में बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन इंटरमीडियरीज हर बार एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करने लग सकते हैं जब मैन्युफैक्चरर एक सर्टेन व्यवहार चाहता है। लेजिटिमेट पावर। मैन्युफैक्चरर एक ऐसे व्यवहार का रिक्वेस्ट करता है जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत वारंटेड है। जब तक इंटरमीडियरीज मैन्युफैक्चरर को एक लेजिटिमेट लीडर के रूप में देखते हैं, लेजिटिमेट पावर काम करती है। एक्सपर्ट पावर। मैन्युफैक्चरर के पास स्पेशल नॉलेज होती है जिसे इंटरमीडियरीज वैल्यू करते हैं। हालांकि एक बार जब इंटरमीडियरीज इस एक्सपर्टीज को एक्वायर कर लेते हैं तो एक्सपर्ट पावर कमजोर हो जाती है। मैन्युफैक्चरर को न्यू एक्सपर्टीज डेवलप करते रहना चाहिए ताकि इंटरमीडियरीज कोऑपरेट करना जारी रखना चाहें। रेफरेंट पावर। मैन्युफैक्चरर इतना हाईली रिस्पेक्टेड होता है कि इंटरमीडियरीज उसके साथ एसोसिएटेड होने पर प्राउड होते हैं। IBM, कैटरपिलर, ह्यूलेट पैकर्ड जैसी कंपनीज के पास हाई रेफरेंट पावर है। कोर्सिव और रिवॉर्ड पावर ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल हैं। लेजिटिमेट, एक्सपर्ट और रेफरेंट पावर अधिक सब्जेक्टिव हैं और पार्टीज की उन्हें रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी और विलिंगनेस पर डिपेंड करती हैं। अधिकांश प्रोड्यूसर्स इंटरमीडियरीज का कॉपरेशन हासिल करना एक बड़ी चैलेंज के रूप में देखते हैं। वे अक्सर पॉजिटिव मोटिवेटर्स का यूज करते हैं, जैसे हायर मार्जिन्स, स्पेशल डील्स, प्रीमियम्स, कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग अलाउंसेस, डिस्प्ले अलाउंसेस और सेल्स कॉन्टेस्ट। कई बार वे नेगेटिव सैंक्शंस अप्लाई करेंगे, जैसे मार्जिन्स रिड्यूस करने, डिलीवरी स्लो डाउन करने या रिलेशनशिप समाप्त करने की थ्रेट देना। इस अप्रोच की वीकनेस यह है कि प्रोड्यूसर क्रूड स्टिम्युलस रिस्पॉन्स थिंकिंग का यूज कर रहा है। कई केसेस में रिटेलर्स के पास पावर होती है। एक एस्टिमेट यह है कि मैन्युफैक्चरर्स देश के सुपरमार्केट्स को हर हफ्ते 150 से 250 नए आइटम्स ऑफर करते हैं, जिनमें से स्टोर बायर्स 70% से अधिक रिजेक्ट कर देते हैं। मैन्युफैक्चरर्स को उन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहिए जिनका यूज बायर्स, बाइंग कमिटीज और स्टोर मैनेजर्स करते हैं। AC Nielsen इंटरव्यूज में पाया गया कि स्टोर मैनेजर्स कंज्यूमर एक्सेप्टेंस के स्ट्रॉन्ग एविडेंस, well-designed advertising or sales, promotion plan, a generous financial incentive से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते थे।
चैनल साझेदारी अधिक सोफिस्टिकेटेड कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करती हैं। मैन्युफैक्चरर स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट करता है कि वह मार्केट कवरेज, इन्वेंट्री लेवल्स, मार्केटिंग डेवलपमेंट, अकाउंट सॉलिसिटेशन, टेक्निकल एडवाइस और सर्विसेज और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के मामले में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से क्या चाहता है और पॉलिसीज का पालन करने के लिए एक कॉम्पेंसेशन प्लान इंट्रोड्यूस कर सकता है। सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करने और कॉस्ट्स में कटौती करने के लिए कई मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स ने 3 एरियाज में अपने रिलेशनशिप्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एफिशिएंट कंज्यूमर रिस्पांस (ECR) प्रैक्टिसेस अपनाई हैं। डिमांड साइड मैनेजमेंट कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस जॉइंट मार्केटिंग और सेल्स एक्टिविटीज को प्रमोट करके कंज्यूमर डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए। सप्लाई साइड मैनेजमेंट कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस सप्लाई को ऑप्टिमाइज करने के लिए जॉइंट लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन एक्टिविटीज पर फोकस के साथ। और enablers और integrators कोलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रोसेस इंप्रूवमेंट टूल्स जॉइंट एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करते हैं, ग्रेटर स्टैंडर्डाइजेशन की अनुमति देते हैं आदि। रिसर्च ने शो किया है कि हालांकि ECR का मैन्युफैक्चरर्स के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मैन्युफैक्चरर्स यह भी फील कर सकते हैं कि वे इसे अडॉप्ट करने के बर्डन्स को इनइक्विटेबली शेयर कर रहे हैं और रिटेलर्स से उतना नहीं प्राप्त कर रहे हैं जितना उन्हें मिलना चाहिए। चैनल सदस्यों का मूल्यांकन प्रोड्यूसर्स को समय समय पर इंटरमीडियरीज के परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड्स जैसे सेल्स क्वोटा अटेनमेंट, एवरेज इन्वेंटरी लेवल्स, कस्टमर डिलीवरी टाइम, डैमेज्ड और लॉस्ट गुड्स का ट्रीटमेंट और प्रमोशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कोऑपरेशन के अगेंस्ट इवैल्यूएट करना चाहिए। एक प्रोड्यूसर को कभी कभी पता चल जाएगा कि वह पर्टिकुलर इंटरमीडियरीज को उनके एक्चुअल काम के लिए ओवरपे कर रहा है। एक मैन्युफैक्चरर जिसने एक डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वेंट्रीज रखने के लिए कॉम्पेंसेट किया, उसने पाया कि उसके गुड्स उसके अपने एक्सपेंस पर एक पब्लिक वेयरहाउस में रखे जा रहे थे। प्रोड्यूसर्स को फंक्शनल डिस्काउंट्स सेट अप करने चाहिए जिनमें वे ट्रेड चैनल के प्रत्येक अग्रीड अपॉन सर्विस के परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफाइड अमाउंट्स पे करते हैं। अंडर परफॉर्मर्स को काउंसिल, रिट्रेन, मोटिवेट और टर्मिनेट करने की आवश्यकता है। चैनल डिजाइन और व्यवस्थाओं को संशोधित करना। कोई भी चैनल रणनीति पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इफेक्टिव नहीं रहती है। लो एंट्री बैरियर्स वाले कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में ऑप्टिमल चैनल स्ट्रक्चर अनिवार्य रूप से समय के साथ चेंज होगी। न्यू टेक्नोलॉजीज ने डिजिटल चैनल्स क्रिएट किए हैं जिनके बारे में वर्षों पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। चेंज का मतलब इंडिविजुअल मार्केट चैनल्स या चैनल मेंबर्स को ऐड या ड्रॉप करना या गुड्स बेचने का एक टोटली न्यू तरीका डेवलप करना हो सकता है। जब बेस्ट बाय और कॉस्टको से नई कंपटीशन के कारण लेका के 1/3 US डीलर्स को बंद करना पड़ा, तो हाई एंड कैमरा मेकर ने सीरियस फोटोग्राफर्स को अपील करने के लिए अपने स्टाइलिश स्टोर्स खोलने का डिसीजन किया। चैनल विकास एक नई फर्म आमतौर पर एक लोकल ऑपरेशन के रूप में शुरू होती है जो कुछ एग्जिस्टिंग इंटरमीडियरीज का यूज करके काफी सर्कमस्क्राइब्ड मार्केट में सेलिंग करती है। बेस्ट चैनल्स को आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम अक्सर अवेलेबल इंटरमीडियरीज को फर्म की लाइन हैंडल करने के लिए कन्विंस करना होता है। अगर फर्म सक्सेसफुल होती है तो वह अलग अलग चैनल्स के साथ न्यू मार्केट्स में ब्रांच कर सकती है। स्मॉलर मार्केट्स में वह सीधे रिटेलर्स को बेच सकती है, लार्जर मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से। रूरल एरियाज में वह जनरल गुड्स मर्चेंट्स के साथ काम कर सकती है। अर्बन एरियाज में लिमिटेड लाइन मर्चेंट्स के साथ वह सीधे कस्टमर्स को बेचने के लिए अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना चूज कर सकती है। वह एक्सक्लूसिव फ्रैंचाइजेस ग्रांट कर सकती है या सभी विलिंग आउटलेट्स के माध्यम से सेल कर सकती है। एक देश में फर्म इंटरनेशनल सेल्स एजेंट्स का यूज कर सकती है, दूसरे में वह एक लोकल फर्म के साथ पार्टनर कर सकती है। अर्ली बायर्स हाई वैल्यू एडेड चैनल्स के लिए पे करने के लिए विलिंग हो सकते हैं, लेकिन बाद के बायर्स लोअर कॉस्ट चैनल्स पर स्विच कर देंगे। स्मॉल ऑफिस कॉपियर्स पहले मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्ट सेल्स फोर्सेस द्वारा बेचे जाते थे, बाद में ऑफिस इक्विपमेंट डीलर्स के माध्यम से, फिर बाद में मास मर्चेंडाइजर्स के माध्यम से और अब मेल ऑर्डर फर्म्स और इंटरनेट मार्केटर्स द्वारा। संक्षेप में, चैनल सिस्टम लोकल अपॉर्चुनिटीज और कंडीशंस, इमर्जिंग थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज, कंपनी रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज के एक फंक्शन के रूप में इवॉल्व होता है। चैनल संशोधन निर्णय। एक प्रोड्यूसर को समय समय पर अपने चैनल डिजाइन और अरेंजमेंट्स की रिव्यू और मॉडिफाई करनी चाहिए।
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लान तरीके से काम नहीं कर सकता है, कंज्यूमर बाइंग पैटर्न्स चेंज होते हैं, मार्केट एक्सपैंड होता है, नई कंपटीशन पैदा होती है, इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इमर्ज होते हैं, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बाद के स्टेजेस में मूव होता है। इंडिविजुअल चैनल मेंबर्स को ऐड या ड्रॉप करने के लिए कंपनी को एक इंक्रीमेंटल एनालिसिस करने की आवश्यकता है। कस्टमर डेटाबेसेस और सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस टूल्स गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बेसिक सवाल यह है, इस इंटरमीडियरी के साथ और उसके बिना फर्म की सेल्स और प्रॉफिट्स कैसी दिखेंगी? शायद सबसे डिफिकल्ट डिसीजन यह है कि क्या ओवरऑल चैनल स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया जाए। एवॉन के कॉस्मेटिक्स बेचने के डोर टू डोर सिस्टम को मॉडिफाई किया गया क्योंकि अधिक विमेन घर से निकलकर पेड वर्कफोर्स में एंटर हुईं। वैश्विक चैनल संबंधी विचार। इंटरनेशनल मार्केट्स अलग अलग चैलेंजेस पोज करते हैं, जिनमें कस्टमर्स की शॉपिंग हैबिट्स में वेरिएशंस और दूसरों के बीच सोशल एक्सेप्टेंस या लेजिटिमेसी हासिल करने की आवश्यकता शामिल है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं। द लिमिटेड और गैप जैसे यूएस रिटेलर्स ग्लोबली प्रोमिनेंट हो गए हैं। डच रिटेलर अहोल्ड और बेल्जियन रिटेलर डेल्हेस अपनी सेल्स का लगभग 2/3 और 3/4 हिस्सा क्रमशः नॉन डोमेस्टिक मार्केट्स में कमाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में फॉरेन बेस्ड ग्लोबल रिटेलर्स में इटली का बेनेटन, स्वीडन का आइकिया होम फर्निशिंग स्टोर्स, जापान का यूनिक्लो कैजुअल अपैरल रिटेलर शामिल है। डेवलपिंग मार्केट्स कई रिटेलर्स के लिए एक टारगेट बन गए हैं। सबवे सैंडविच शॉप्स जैसी फ्रेंचाइज्ड कंपनीज ने ओवरसीज डबल डिजिट ग्रोथ का एक्सपीरियंस किया है, खासकर ब्राजील और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में। कुछ केसेस में मास्टर फ्रांचाइजीज एक टेरिटरी या कंट्री एक्वायर करने के लिए एक सिग्निफिकेंट फी पे करते हैं, जहां वे अपने राइट में मिनी फ्रांचाइजर्स के रूप में ऑपरेट करते हैं। फॉरेन कंपनीज की तुलना में लोकल लॉज, कस्टम्स और कंज्यूमर नीड्स के बारे में अधिक नॉलेजेबल, वे फ्रांचाइजेस बेचते और ओवरसी करते हैं और रॉयल्टीज कलेक्ट करते हैं। इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स की सेल्स ह्यूज मार्केट का केवल एक स्मॉल परसेंटेज बनाती है। जैसा कि चैप्टर 8 में नोट किया गया है, अधिकांश शॉपिंग अभी भी लाखों इंडिपेंडेंट ग्रोसरी स्टोर्स या किराना शॉप्स में होती है, जो उनके ओनर्स द्वारा रन की जाती हैं और पॉपुलर हैं क्योंकि वे क्रेडिट एक्सटेंड करती हैं और छोटे ऑर्डर्स भी डिलीवर करती हैं। इंडिया के कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंसिव रियल एस्टेट भी इसे रिटेल चेन्स के लिए एंटर करना एक डिफिकल्ट मार्केट बनाते हैं। चीन में सिमिलर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, हालांकि एक ग्रोइंग मिडिल क्लास अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है और बेस्ट बाय, कोच और गैप जैसी फर्म्स कुछ सक्सेस प्राप्त कर रही हैं। लेकिन ग्लोबल एक्सपांशन में कई पिटफॉल्स मौजूद हैं। दुनिया के टॉप 3 रिटेलर्स, यूएस बेस्ड वॉलमार्ट, यूके बेस्ड टेस्को और फ्रांस बेस्ड कैरेफोर, सभी को कुछ ओवरसीज मार्केट्स में एंटर करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है। टेस्को की प्लाइट पर विचार करें। टेस्को ने यूएस परिवारों के साथ समय बिताने और उनके रेफ्रिजरेटर्स की कंटेंट्स की वीडियोटेपिंग करने सहित काफी रिसर्च के बाद कैलिफोर्निया में अपने फ्रेश ईजी गुरमेट मिनी सुपरमार्केट्स इंट्रोड्यूस किए। फ्रेश ईजी के 200 या उसके आसपास के स्टोर्स लगभग 10,000 स्क्वायर फीट के थे, जो एक स्टैंडर्ड यूएस सुपरमार्केट के आकार का लगभग 5वां हिस्सा था, लेकिन एक कन्वीनियंस स्टोर से बहुत बड़ा था, जिसका फोकस फ्रेश फूड ऑफरिंग्स पर था। फिर भी 5 अनप्रॉफिटेबल ईयर्स और 1.6 बिलियन से अधिक के लॉसेस के बाद टेस्को ने 2013 में मार्केट से एग्जिट करने का डिसीजन किया। रिटेलर को कई प्रॉब्लम्स ने प्लेग किया। उसके यूएस कस्टमर्स ब्रिटिश स्टाइल रेडी मील्स, सेल्फ सर्विस कैश रजिस्टर्स, अनऑर्थोडॉक्स स्टोर लेआउट्स के अनअकस्टम्ड। अन्य कंप्लेंट्स यह थीं कि प्रोडक्ट रेंज बहुत नैरो थी, कोई बेकरी नहीं थी और एक अंडरवेलमिंग फ्लावर डिपार्टमेंट था और स्टोर्स फिजिकली बहुत कोल्ड थे। यूनाइटेड स्टेट्स टेस्को के लिए एकमात्र ट्रबल स्पॉट नहीं था। कंपनी पिछले साल जापान से एग्जिट हो चुकी थी और उसे सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में ट्रबल हो रही थी। जब वह ज्योग्राफिकल एक्सपांशन पर फोकस कर रहा था, तब यूनाइटेड किंगडम में उसके कोर सुपरमार्केट बिजनेस को निग्लेक्ट किया गया। स्टोर्स में प्रॉपर्ली स्टाफ नहीं था, फ्रेश फूड को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया गया था और न्यू प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे। रिसेशन में कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नॉन ग्रोसरी आइटम्स को ऐड करने का अटेम्प्ट डिफिकल्ट साबित हुआ और बैंकिंग और टेलीफोनी जैसे नए एरियाज में एंट्री एक डिस्ट्रैक्शन थी। अपने होम मार्केट में सेम स्टोर सेल्स में लगातार 6 क्वार्टर्स की डिक्लाइंस को सहन करने के बाद
टेस्को ने अपने यूके स्टोर्स को रिफ्रेश करने के लिए 1.7 बिलियन के प्रोग्राम और अपनी ग्लोबल एम्बिशंस को पुल बैक करने की अनाउंस की। टेस्को को यूनाइटेड किंगडम में जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा वे ओवरली एग्रेसिव ग्लोबल एक्सपांशन का एक कॉमन डाउनसाइड है। फूड से लेकर टेलीविजन्स तक सब कुछ बेचने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिटेलर कैरफोर को भी अपने घर में ग्रोसरीज के लिए स्मॉलर सुपरमार्केट से और अदर गुड्स के लिए आइकिया जैसे स्पेशलिस्ट रिटेलर्स से स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा है। हालांकि यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में स्ट्रॉन्ग कैरफोर, जिसका फ्रेंच में अर्थ है क्रॉसरोड्स, को जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड और पोर्चुगल में ऑपरेशंस बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ग्लोबल चैनल प्लानिंग में पहला स्टेप, जैसा कि मार्केटिंग में अक्सर होता है, कस्टमर्स के क्लोज होना है। अपनी क्लोथिंग लाइंस को यूरोपियन टेस्ट्स के अनुसार अडैप्ट करने के लिए फिलाडेल्फिया बेस्ड अर्बन आउटफिटर्स ने यूरोप में अपना पहला स्टोर खोलने से पहले लंदन में एक सेपरेट डिजाइन और मर्चेंडाइजिंग यूनिट सेटअप की। हालांकि इससे कॉस्ट्स बढ़ गईं, यूएस और यूरोपियन लुक्स के डिस्टिंक्टिव ब्लेंड ने रिटेलर को स्टैंड आउट करने में हेल्प की और यह हाल ही के रिसेशन के दौरान स्ट्रेंथ बिल्ड करने वाले कुछ फैशन रिटेलर्स में से एक था। एक अच्छी रिटेल स्ट्रैटेजी जो कस्टमर्स को एक पॉजिटिव शॉपिंग एक्सपीरियंस और यूनिक वैल्यू ऑफर करती है, अगर प्रॉपर्ली अडैप्टेड की जाए तो एक से अधिक मार्केट में सक्सेस पाने की संभावना है। उदाहरण के लिए टॉपशॉप को लें। टॉपशॉप 1994 में सर रिचर्ड ग्रीन द्वारा स्थापित ब्रिटिश कपड़ों के रिटेलर टॉपशॉप 37 देशों में 300 से अधिक यूके स्टोर्स और 130 फ्रैंचाइज स्टोर्स की एक चेन है जो अपने ट्रेंडी, स्टाइल ऑब्सेस्ड कस्टमर बेस से इंटेंस लॉयल्टी प्राप्त करता है। मुख्य रूप से महिलाओं के पार्टी क्लोथ्स, एक्सेसरीज और डेवियर बेचने वाली यह चेन इंग्लिश स्ट्रीट फैशन, रीजनेबल प्राइसेस और फन सर्विसेज को ब्लेंड करती है। फास्ट फैशन चेन्स H&M और ज़रा का एक हायर एंड, क्वर्कियर वर्जन, यह मिडिल मार्केट कंज्यूमर्स को पंक इंस्पायर्ड पिनाफोर्स या लेडी लाइक ट्वीड में ट्रेंडली और अफोर्डेबली ड्रेस करने की अनुमति देता है। नए प्रोडक्ट्स हफ्ते में 2 से 3 बार फ्लोन इन किए जाते हैं और स्टोर सेलेक्शंस दिन में कई बार अपडेट किए जाते हैं। स्टाइल आइकन्स केट मॉस, स्टेला वाइन और सीलिया बर्टवेल के साथ लेटेस्ट डिजाइन्स क्रिएट करने के लिए पार्टनर करते हुए टॉपशॉप स्टाइल एडवाइजर्स, टॉपशॉप टू गो, एक टपवेयर टाइप पार्टी जो एक स्टाइल एडवाइजर को कस्टमर के घर 10 लोगों तक के लिए आउटफिट्स के साथ लाता है, और टॉपशॉप एक्सप्रेस, फैशन इमरजेंसीज के लिए वेस्पा स्कूटर्स के माध्यम से एक एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस ऑफर करता है। कंपनी की टॉपमैन चेन पुरुष ऑडियंस को केटर करती है। यह अपने स्टोर्स के लिए प्राइम लोकेशंस की तलाश करती है और उन्हें एक ऑनलाइन स्टोर के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। न्यूयॉर्क सिटी में ब्रॉडवे पर 60,000 स्क्वायर फुट स्टोर टॉपशॉप का दूसरा सबसे बड़ा और यूनाइटेड किंगडम के बाहर पहला फ्लैगशिप स्टोर है। इसके पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में नॉर्डस्ट्रॉम डिपार्टमेंट स्टोर्स में और जर्मनी में कार्स्तादत डिपार्टमेंट स्टोर चेन में शॉप-इन-शॉप लोकेशंस हैं। चैनल एकीकरण और सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स स्थिर नहीं रहते हैं। हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मल्टीचैनल मार्केटिंग सिस्टम्स के रीसेंट ग्रोथ को देखेंगे। कुछ ई-कॉमर्स और एम-कॉमर्स इश्यूज पर विचार करने के बाद हम आगे एग्जामिन करेंगे कि ये सिस्टम्स कैसे कोऑपरेट, कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पीट करते हैं। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम्स। एक कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल में एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, होलसेलर एस और रिटेलर एस होते हैं। प्रत्येक एक सेपरेट बिजनेस है जो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है, भले ही इस गोल से सिस्टम के होल के लिए प्रॉफिट कम हो जाए। किसी भी चैनल मेंबर का अदर मेंबर्स पर कंप्लीट या सब्सटैंशियल कंट्रोल नहीं होता है। इसके विपरीत एक वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम VMS में प्रोड्यूसर, होलसेलर एस और रिटेलर एस एक यूनिफाइड सिस्टम के रूप में एक्टिंग करते हुए शामिल होते हैं। एक चैनल मेंबर, चैनल कैप्टन, जिसे कभी कभी चैनल स्ट्यूअर्ड कहा जाता है, दूसरों को ओन या फ्रैंचाइज करता है या उसके पास इतनी पावर होती है कि वे सभी कोऑपरेट करते हैं। स्ट्यूअर्ड्स चैनल पार्टनर्स को सभी के बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट करने के लिए परसुएड करके बिना कमांड्स या डायरेक्टिव्स जारी किए चैनल कोऑर्डिनेशन अकम्प्लिश करते हैं। एक चैनल स्ट्यूअर्ड प्रोडक्ट या सर्विस का मेकर, प्रॉक्टर गैम्बल या अमेरिकन एयरलाइंस, एक की कंपोनेंट का मेकर, माइक्रोचिप मेकर इंटेल, सप्लायर या असेंबलर, डेल या एरो इलेक्ट्रॉनिक्स,
या डिस्ट्रीब्यूटर, WW ग्रेंजर या रिटेलर, वॉलमार्ट हो सकता है। एक कंपनी के भीतर स्टुअर्डशिप CEO, एक टॉप मैनेजर या सीनियर मैनेजर्स की एक टीम के पास हो सकती है। चैनल स्टुअर्डशिप के 2 इंपॉर्टेंट आउटकम्स होते हैं। पहला, यह स्टुअर्ड के कस्टमर्स के लिए वैल्यू एक्सपैंड करता है, मार्केट को बड़ा करता है या चैनल के माध्यम से एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की परचेसेस को इंक्रीज करता है। दूसरा, यह एक मोर टाइटली वोवन और फिर भी अडेप्टेबल चैनल क्रिएट करता है जिसमें वैल्यूएबल मेंबर्स को रिवॉर्ड दिया जाता है और लेस वैल्यूएबल को वीड आउट किया जाता है। VMSs स्ट्रॉन्ग चैनल मेंबर्स के चैनल बिहेवियर को कंट्रोल करने और इंडिपेंडेंट मेंबर्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स परस्यू करने पर कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करने के अटेम्प्ट्स से पैदा हुए। ये सिस्टम साइज, बार्गेनिंग पावर और डुप्लीकेटेड सर्विसेज के एलिमिनेशन के माध्यम से इकोनॉमीज अचीव करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स के बिजनेस बायर्स उनके द्वारा ऑफर की जा सकने वाली एक्सटेंसिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को वैल्यू करते हैं। VMSs US कंज्यूमर मार्केटप्लेस में डिस्ट्रीब्यूशन का डोमिनेंट मोड बन गए हैं, जो 70% से 80% मार्केट को सर्व करते हैं। 3 टाइप्स हैं: कॉर्पोरेट, एडमिनिस्टर्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल।